हेलो टू ऑल माय सीए फाइनल फ्रेंड। तो जैसे कि आपको पता है कि स्पॉम सेट ए में जो आपका सेबी चैप्टर है वो लगभग 20 मार्क का वेटेज रखता है। तो इस वीडियो में मैं सेबी के बारे में बताने वाला हूँ और हम सेबी को रिवीजन करने वाले हैं जो कि स्पॉम सेट ए के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं बात करूँ तो सेबी में एलओडीआर, आईसीडीआर, ये सैट एप्लीकेशन है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, सेबी एक्ट है, सैट है, ये सभी के हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जो आपके आईसीएस स्टडी मटेरियल है उसमें ये जो सेबी है वो 150 प्लस पेजेस का है और किसी भी फैकल्टी के नोट्स में ये अराउंड 80 पेजेस तक जाता है। तो मैंने क्या किया है, इसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हाईलाइट किया है, जो कि आपके स्पॉम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इफेक्टिव है। अभी मैंने रिसेंटली स्पॉम सेट ए दिया था और उसमें मैंने 70 मार्क्स स्कोर किए थे। अगर आपको जानना है कि मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या चाहिए, तो इस चैनल पे मैंने ये वीडियो अपलोड किया है स्पॉम सेट ए के बारे में। आप इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे सोशल मीडिया अकाउंट पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम का ग्रुप का ये दिया है, इंस्टाग्राम का भी है। और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के संग शेयर कीजिए। और आपको कोई भी चीज़ अगर अच्छी लगी होंगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझको। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और अभी हम चलते हैं अपने सेबी के रिवीजन के लिए। देखो, आपको कुछ भी डाउट हो मुझे आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेबी एलओडीआर के बारे में। देखो, एलओडीआर जो है अपना लिस्टिंग, एलओडीआर का मीनिंग होता है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। जो भी अपने शेयर लिस्ट होते हैं उसके अपने कंपनी के लिए क्या ऑब्लिगेशन है, क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, पूरे इसके बारे में बोलता है। तो अभी ये जो एलओडीआर कंसेप्ट है ये किस कंपनी के एप्लीकेबल होता है? देखो, बेसिकली ये जो है ये एप्लीकेबल होता है पूरे लिस्टेड कंपनी के लिए। तो ये जो भी होता है ये एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन पे निकाले जाते हैं। देखो, जितने भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है वो अपनी एक लिस्ट बनाती है कैलेंडर ईयर खत्म होने के तभी। तो देखो, इसका जो पीरियड रहता है वो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक रहता है ऑफ दैट ईयर। तो इसमें जो भी एंटिटी आती है, एंटिटी सेल रैंक बेस्ड ऑन एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसमें जितने भी टॉप एंटिटी आती है उनको ये सेबी एलओडीआर के रूल्स एप्लीकेबल होता है। देखो, अप्लाई टू लिस्टेड एंटिटी, तो इसका विच एवर इज लेटर ये टाइमलाइन दिया है। देखो, आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम 31 दिसंबर और बिगिनिंग ऑफ इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1/4 से। तो वैसे इस ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट। और अगर ये जो है ये किसके लिए चीज होता है, मतलब आपको ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो, अगर आप लगातार 3 साल तक अगर इस जो लिमिट दिया है इसके अगर आप इस रैंक में नहीं आते लगातार 3 साल तक, आउटसाइड द रैंक फॉर 3 consecutive पीरियड, तो आपको ये एप्लीकेबल नहीं होता। नॉट इन टॉप रैंक फॉर 3 consecutive ईयर, शीज अप्लाई टू एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने 3 साल तक इसकी कंप्लायंस नहीं की तो आपको ये एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद देखो, ये जो है सेबी एलओडीआर का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा एमसीक्यू बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। देखो, सबसे पहले आता है ये कॉम्पोजिशन। देखो, अभी आपका जो बोर्ड है कंपनी का उसके अंदर कितने मेंबर होने चाहिए, कितने के होने चाहिए, मैं बताते हैं। जिसको भी सेबी एलओडीआर एप्लीकेबल होता है कंपोजिशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो, आपका जो बोर्ड है उसमें नॉट लेस देन 15% ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसमें एक वुमन होल टाइम, एक वुमन डायरेक्टर भी चाहिए एटलीस्ट वन। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। देखो, उसके बाद इसके ऊपर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में है और अगर वो चेयरपर्सन है, ठीक है, और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है और वो रिलेटेड टू प्रोमोटर्स भी है। देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेयरपर्सन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है और वो रिलेटेड टू प्रोमोटर्स भी है। तो अपना जो बोर्ड है वो, तो जो अपना बोर्ड है वो मोर देन 50% ऑफ द बोर्ड अपना इंडिपेंडेंट चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करूँ, देखो आपका चेयरपर्सन है, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो और चेयरपर्सन हो और आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो और किसी भी प्रमोटर के रिलेटेड नहीं हो, तो आप, तो आपके बोर्ड में 1/3 ऑफ द डायरेक्टर इंडिपेंडेंट चाहिए। देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि आपके जो कंपनी है उसके अंदर 20 डायरेक्टर है और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो एक कंपनी में चेयरपर्सन भी है।
और जो डायरेक्टर है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और नॉट रिलेटेड टू प्रोमोटर्स है। तो आपको क्वेश्चन आता है कि 20 में से कितने डायरेक्टर आपके इंडिपेंडेंट चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको अच्छे करके चाहिए। उसके बाद में बात करूँ, देखो ये आता है, मतलब अगर जो भी टॉप लिस्टेड, हमने यहाँ पे क्या कर दी कि रैंक बेसिस पे एलओडीआई एप्लीकेबल होता है, तो तो इसमें जितना भी टॉप 1000 लिस्टेड इन कंपनी है उनको कम से कम 6 डायरेक्टर चाहिए। लाइक हमने पढ़ा था 3 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर और पब्लिक प्राइवेट में, पर सेबी एलओडीआई बोलता है कि जितने भी टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी है उनको मिनिमम 6 डायरेक्टर रखना कंपलसरी है। उसके बाद जो भी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी है, देखो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी, तो उनको एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है इंडिपेंडेंट, आपको इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर रखना कंपलसरी है टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी को। और ये देखो यही जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी है उनको एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी फॉर्म करना कंपलसरी है, ये भी हम आगे जाके बताएंगे। तो इसमें जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहता है वो मोर देन 75 ईयर तक का भी हो सकता है, पर आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा और आपको स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास करना पड़ेगा और एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये एज का क्राइटेरिया 21 से 75 है। उसके बाद जो भी, अभी देखो ये कोरम है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो जो कोरम है, जो भी टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी है, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी, उनके लिए कोरम हायर होगा 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर। देखो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 3 डायरेक्टर और एटलीस्ट 1 एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। देखो हमने कंपनी एक्ट में 2 पढ़ा था, पर यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, और 3 में से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मतलब 2 + 1, और एक जो है वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेबी के अंदर कि कोरम का प्रोविजन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बाद देखो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इसके ऊपर आपको एग्जाम में 101% क्वेश्चन आता है। देखो ये जो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है लिस्टेड एंटिटी को, देखो जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। देखो अभी जो डायरेक्टर है वो किसी भी डायरेक्टर लिस्टेड एंटिटी में होल्ड कर सकता है, बट मैक्सिमम 7, यहाँ पे मैक्सिमम आप सिर्फ 7 ही कंपनियों में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हो। उसके बाद जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप इन लिस्टेड एंटिटी, तो आप 7 कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो लिस्टेड कंपनी में। देखो आप डायरेक्टरशिप लिस्टेड कंपनी में 7 है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप किसी कंपनी में एमडी और होल टाइम डायरेक्टर हो, मतलब आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो और होल टाइम डायरेक्टर भी हो, तो आप लिस्टेड कंपनी में जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है आपसे मैक्सिमम 3 एंटिटी में आप हो सकते हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मैक्सिमम 3 लिस्टेड एंटिटी। और इसमें जो भी है, देखो ये जो डायरेक्टर्स की लिमिट है, इसमें अल्टरनेट डायरेक्टर काउंट होता है, इंक्लूडेड अल्टरनेट डायरेक्टर इंक्लूडेड इन दिस काउंट। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कंप्लायंस ऑफिसर। तो देखो अभी ये जो कंप्लायंस ऑफिसर है वो आपका कंपनी सेक्रेटरी रहता है, ठीक है, सेबी की पर्पज के लिए। और आपको एक चीज पता रहेंगी कि अगर जिस भी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल जो 10 करोड़ से ज्यादा होता है, उनको उनको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना कंपल्सरी रहता है। ये मैंने क्रॉस लिंकिंग बता दिया। और इसमें एक और प्रोविजन बताया है कि जो भी लिस्टेड कंपनी है, लाइक अगर आपकी कुछ जो लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट है और उसमें किसका भी कंटेंट अगर चेंज होता है, एनी चेंज इन कंटेंट, तो जो भी लिस्टेड कंपनी है उसको अपना जो भी चेंजेस है वो 2 दिन के, विद इन 2 वर्किंग डेज के अंदर आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन 24, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। देखो रेगुलेशन 24 क्या बात करता है, देखो जो भी आपकी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, और जो भी आपकी सब्सिडरी कंपनी है, इधर बात की है मटेरियल सब्सिडरी की, तो ये मटेरियल सब्सिडरी क्या होता है, देखो जिसका भी इनकम ऑन नेटवर्थ 20% से ज्यादा होता है, आपने कंसोलिडेटेड और इनकम ऑफ नेटवर्थ जो कि लिस्टेड एंटिटी की है। ठीक है, मतलब इस लिस्ट अगर ये जो सब्सिडरी कंपनी है, ये लिस्टेड एंटिटी का अगर इनकम और नेटवर्थ 20% से ज्यादा ये कमा के दे रही है सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को, तो ये मटेरियल सब्सिडरी कहलाएंगी। उसके बाद एक और आता है सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट। देखो ये जो सब्सिडरी कंपनी है, अगर इसका ट्रांजेक्शन 10% से ज्यादा होता है, इनकम एक्सपेंसेस एसेट लाइबिलिटी, तो हम इसको जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे हमको सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन बोलेंगे।
तो इन्होंने बात क्या की है, जो भी लिस्टेड कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और जो भी आपकी अपनी अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी है, जो भी अपनी अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी है, उसमें एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी मस्ट बी ऑन बोर्ड ऑफ अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी। मतलब यहाँ पे भी अपना एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम करेगा। ठीक है, उसके बाद जनरल प्रोविजन है कि ये जितने भी ये अपने अपना ये जो भी मटेरियल सब्सिडरी है उसके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिव्यू करेंगे बोर्ड। उसके बाद जो भी इसकी मिनट्स है वो अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी के बिफोर होंगे, मतलब इस बोर्ड में पहले उसके मिनट्स जाएंगे रिव्यू के लिए। उसके बाद जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन होगा उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा लिस्टेड एंटिटी के लिए। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इस पाँच के ऊपर जो भी सब्सिडरी कंपनी है, देखो अगर ये सब्सिडरी कंपनी है, अगर किसी भी कंडीशन में अगर इसका जो शेयर होल्डिंग है वो 50% से कम हो जाता है, या फिर उसका कंट्रोल जो है वो सीज कंट्रोल कंट्रोल वो सब्सिडरी सीज, तो आपको जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और देखो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो सब्सिडरी कंपनी है अगर आपने उसकी किस भी तरीके के एसेट सेल कर दी जो कि 20% मोर देन 20% टोटल एसेट है मटेरियल सब्सिडरी की, अगर आपने बेच दी, डिस्पोज ऑफ कर दी या फिर लीज कर दी, तो आपको जो है प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन में। ये रिक्वायर्ड है, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी देखो हमने ये जो दो पॉइंट्स बात की कि जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन और जो प्रायर अप्रूवल है, ये इसके भी दो एक्सेप्शन है कि अगर किसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, फिर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, या फिर आपकी आईबीएस में कोई भी स्कीम चल रही है, तो इसमें ये जो कंडीशन है वो अप्लीकेबल नहीं होती। आपको सिर्फ है जो डिस्क्लोजर करना पड़ता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 1 डे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो प्रोविजन है इसमें आपको ये एक याद रखना है, और उसके बाद ये पॉइंट नंबर 5 इसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑफ कमिटी ऑफ मेंबरशिप। देखो जो भी डायरेक्टर है वो कितनी कमेटी में मेंबर हो सकता है, कितनी कमेटी में चेयरपर्सन हो सकता है, इसके बारे में वो बात करता है। देखो जो भी डायरेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 कमेटी का मेंबर हो सकता है, और जो चेयरपर्सन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 कमेटी में चेयरपर्सन हो सकता है। मैक्सिमम कमिटी मेंबरशिप डायरेक्टर मस्ट नॉट बी मेंबर इन मोर देन 10 कमिटीज और चेयरपर्सन इन मोर देन 5 कमिटीज अक्रॉस ऑल लिस्टेड एंटिटीज वेयर ही और शी इज डायरेक्टर। ठीक है, तो अभी इसमें कौन सी कमेटी जो काउंट होती है। ठीक है, तो जो कमेटी काउंट होती है वो देखो सिर्फ एक ऑडिट कमेटी काउंट होती है और एक स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी काउंट होती है। अब ये किसकी किस कंपनी के लिए हम ये देखेंगे, तो देखो विच कंपनी काउंट, इसमें वर्क है ओनली पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है। ठीक है, और इसमें एक एक्सेप्शन दिया है कि इसमें हम कौन सी कंपनी को काउंट नहीं करेंगे, मतलब ये जो भी रूल है ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इसमें आता है प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी और ऐसी हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी, इनके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, ये मेंबरशिप का कितने मेंबरशिप कमेटी का। उसके बाद अपने जो सेवी में जितने भी कमेटी है लाइक मेंबरशिप हो गया, नॉमिनेशन हो गया, स्टेक होल्डर हो गया, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, तो यहाँ पे एक समरी है जो कि आपके आईसीआई के मॉड्यूल में भी है। देखो इसमें एज सच इसमें कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर अगर मुझे लगता है इसमें ऑडिट कमेटी इंपॉर्टेंट है और एवोल्यूशन कमेटी। देखो सब में जो है मिनिमम 3 मेंबर है। ऑडिट कमेटी में इंडिपेंडेंट मेंबर एटलीस्ट 2/3 होना चाहिए, और यहाँ पे जो है नॉमिनेशन में इसमें जो भी है सब नॉन एग्जीक्यूटिव ही रहते हैं, इसमें भी एटलीस्ट 2/3 चाहिए। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करो, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे भी 2/3 है, यहाँ पे एटलीस्ट 1 है, यहाँ पे एटलीस्ट 1 है। जो अपनी ये जो है स्टेक होल्डर की, इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए। इसमें कुछ बोला नहीं कि नॉन एग्जीक्यूटिव है एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे तो पता है इस तरह कंपनी को एप्लीकेबल है। यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव चाहिए, यहाँ पे 3 डायरेक्टर, यहाँ पे भी बोला मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मीटिंग की बात की है तो यहाँ पे एटलीस्ट 4 मीटिंग चाहिए, और जो गैप है वो 120 दिन का चाहिए। तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया है, यहाँ पे जो बोला है एटलीस्ट 4, तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर की बात करी है, क्योंकि पहले यहाँ पे नहीं था, अब ये रिसेंटली अमेंडमेंट है। एटलीस्ट 4 मीटिंग होना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में, और इसका जो गैप है वो 120 दिन का गैप होना चाहिए, और यहाँ पे जो है 180 दिन का
और यहाँ पे भी आपको याद रखना है, यहाँ पे इन इन फाइनेंशियल ईयर है, ये अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हो गया है इस प्रोविजन में, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्वोरम की बात की तो 1/3 और 2 मेंबर, और यहाँ पे एटलीस्ट 2 चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके ऑडिट कमेटी में, और जो एनआरसी है उसमें आपको एटलीस्ट 1 चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो स्टेक होल्डर है उसको कुछ बताया नहीं गया। देखो इसमें तो आपको पता है, इसमें सब मेंबर जो है फाइनेंशियल लिटरेट चाहिए, एक मेंबर जो है इसमें एक्सपर्ट चाहिए। जो चेयरपर्सन है ऑफ कंपनी वो मे बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर बट नॉट चेयरपर्सन ऑफ नॉन मेंबरशिप कमेटी। जो भी अपना चेयरपर्सन है वो मेंबर हो सकता है बट वो चेयरमैन नहीं बन सकता है एनआरसी का, ठीक है। इसमें बाकी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कंप्लायंस, इसके ऊपर आपको कोई ना कोई तो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपके स्पॉम एग्जाम के ऊपर। अगर मैं बात करूँ क्वार्टरली कंप्लायंस के ऊपर, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देखो जो भी क्वार्टरली कंप्लायंस है, मतलब आपका क्वार्टर खत्म होने के बाद आपको ये कंप्लायंस करना है, मतलब अगर क्वार्टर खत्म हो गया तो आपको विद इन 21 डेज के अंदर, क्वार्टर खत्म होने के 21 डेज के अंदर आपको एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिपोर्ट देना है। इन्वेस्टमेंट जितने भी कंप्लेंट्स है इसके ऊपर आता है क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट्स का, कि आपके कितने कंप्लेंट पेंडिंग है, कितने रिजॉल्व हो गए। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग और सिक्योरिटीज है उसको भी आपको देना पड़ेगा विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। उसके बाद ये विद इन 45 डेज का आता है एंड ऑफ क्वार्टर, क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्वार्टर फुल के लिए नहीं, इतना याद रखिए। उसके बाद जो स्टेटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन है आपके इशू का, उसको भी आपको फाइल करना पड़ता है। देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है इसके बारे में कि आप कब तक फाइल कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे 14 अगस्त आपको याद रखना है, क्योंकि जुलाई में जो है वो 31 दिन होते हैं, तो आपका आंसर 14 अगस्त आएगा। और कुछ कुछ देखो यहाँ पे जो लिखा है आपको ये देना पड़ेगा, प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा आपके, जो भी आपका रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है आपको उसको देना पड़ेगा। मतलब आप ये इनमें से जो भी आप एक्टिविटी करेंगे आपको प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा अपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को। देखो 2 वर्किंग डेज बिफोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, मतलब आपको ये एक्टिविटी होने से पहले आपको बोर्ड को, मतलब स्टॉक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लिखा है, और इसमें जो भी 2 डेज होते हैं उसमें हम डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ मीटिंग हम एक्सक्लूड करते हैं, ये नंबर याद रखना। इसके ऊपर मॉडल में क्वेश्चन है, आप उसको रेफर कर सकते हो। अगर किसी कंपनी ने बायबैक का प्रपोजल किया है, वॉलंटरी डेलीगेट डिलिस्टिंग ऑफ शेयर किया हुआ है, फंड रेजिंग किया है, या फिर अपने डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है, डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर है, इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी हुआ है, तो आपको 2 वर्किंग डेज बिफोर बीओडी मीटिंग से पहले आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। देखो अगर अल्टरेशन इन पेमेंट है या फिर अल्टरेशन ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज है, तो आपको 11 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा बोर्ड को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, आप मॉड्यूल में रेफर कर सकते हो इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है और इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप। सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे दूंगा मैं। देखो आपको 7 दिन पहले प्रायर टू रिकॉर्डेड ये है डिविडेंड राइट और बोनस कन्वर्टेबल डिवेंचर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। देखो अभी एक एनुअल कंप्लायंस की बात आ रही है। देखो अभी ये जो अपना एनुअल कंप्लायंस है तो मैं बात करूं तो देखो आपका जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो आपको 60 डेज के अंदर जो है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपको, जो भी आपके ऑडिटेड स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपको फाइल करना पड़ता है, और ऑडिट रिपोर्ट भी आपको देना पड़ता है। उसके बाद जो भी आपके एनुअल रिपोर्ट है आपको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी की वेबसाइट में आपको अपलोड करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे एक नया अमेंडमेंट क्या हुआ है, लाइक जो भी लिस्टेड एंटिटी है, ठीक है, जो भी लिस्टेड एंटिटी है अगर उनकी स्कीम चल रही है आईबीएस के अंदर, ठीक है, अगर उनकी आईबीएस के अंदर अगर स्कीम चल रही है तो वो 90 डेज तक भी कर सकती है, 90 डेज तक, ठीक है। अगर जो भी लिस्टेड एंटिटी है उनके अगर आईबीएस में अगर कोई भी किसी भी प्रकार की स्कीम चल रही है तो उनके लिए 60 डे के अलावा वो 90 डेज को भी फाइल कर सकती है। ये रिसेंटली अमेंडमेंट है आपके सेबी के एक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो है वो सेबी एलओडीआर खत्म होता है। तो देखो इसमें आपको जो है वो मेनली ये जो लिमिट है आपको इसको पूरा याद करके जाना है। ये भी मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, ये रेगुलेशन 24 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाओ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, और ये कंप्लेंस से भी चेक करके जाओ, आपको ये हो जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद अभी हम जो है सेबी आईसीडीआई के बारे में बात कर रहे हैं।
आईसीडीआर इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी लिस्टेड कंपनी अपने कैपिटल मार्केट में इश्यू करती है उसके लिए हम बोलने वाले हैं। आपने इसके बारे में बहुत सुना ही होगा। देखो अ, हम बात करने वाले पब्लिक इश्यू की। तो पब्लिक इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है आईपीओ और एक होता है एफपीओ। अभी जो आईपीओ होता है, जो भी अनलिस्टेड कंपनी अपने इश्यू करती है सिक्योरिटी पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन। आपने सुना होगा आईपीओ के बारे में, लाइक अभी बजाज का आया था, मतलब ऐसे आईपीओ आते ही रहते हैं। पर एपीओ मतलब जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, बाय लिस्टेड कंपनी टू पब्लिक, मतलब जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है वो अपने सिक्योरिटी मार्केट में इश्यू करती है फॉर फंड पर्पज। उसके बाद में बात करो तो देखो राइट इश्यू टू बी लिस्टेड शेयर। देखो जो भी लिस्टेड कंपनी है उनको अगर राइट इश्यू करना होगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 50 करोड़ चाहिए, मतलब 50 करोड़ से ज्यादा होंगे तो ही आप राइट इश्यू कर सकते हो। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको इग्नोर कर सकते हो। देखो इसमें एक आता है रेफरेंस डेट के, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि इसमें रेफरेंस आपको एमसीक्यू आता है कि इस केस स्टडी में रेफरेंस डेट क्या है, तो ये भी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो रेफरेंस डेट क्या होती है, जब आप डेट ऑफ फाइलिंग करते हैं ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट टू सेबी, ठीक है, और जब आप ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट टू आरओसी। देखो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट टू सेबी और ऑफर डॉक्यूमेंट टू आरओसी, ये जो भी डेट रहती है ये अपनी रेफरेंस डेट रहती है, आपको इतना याद रखना है। उसके बाद देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना। इसके ऊपर बहुत सारे केस स्टडी आते हैं एग्जाम में। लाइक मेरे को ये केस स्टडी मेरे एग्जाम में आई थी। देखो एंटिटी नॉट एलिजिबल टू मेक आईपीओ, ठीक है, आप किस एंटिटी के लिए आईपीओ, कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि आईपीओ की या फिर एपीओ के लिए एलिजिबल नहीं है। देखो अगर जो भी एंटिटी है अगर वो डीबार्ड हो गई है, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा क्राइम किया है कि उसको अभी एप्लीकेबल नहीं हो रहा, डीबार्ड एंटिटी। देखो जो भी इश्यूअर है या फिर उसके प्रमोटर और डायरेक्टर है और जो भी सेलिंग शेयर होल्डर है आर डिबार्डेड फ्रॉम एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट बाय सेबी, तो ये कंपनी और प्रमोटर डायरेक्टर जो है वो नहीं कर सकते। उसके बाद जो भी इनके लिंक है, लिंक विद डिबार्ड कंपनी, मान लीजिए एक कंपनी है और ये डिबार्ड कंपनी है, तो इस कंपनी के जो भी लिंक डायरेक्टर ये होंगे उनको भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कंपनी है और इसके जो भी रिलेटेड डायरेक्टर है, लाइक कंपनी टू में ये भी डायरेक्टर होगा, तो इसको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है। देखो इसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है। मान लीजिए कौन सी कंपनी विल, देखो कंपनी या फिर कंपनी की प्रमोटर और डायरेक्टर जो क्या है, जो कि विलफुल डिफॉल्टर है, तो इन केस में आप एलिजिबल नहीं हो। लाइक विजय मल्ल्या का आप केस ले सकते हो, नीरज मोदी का ले सकते हो, या फिर फ्रॉडुलेंट बॉरोवर है, या फिर आप ऐसे हो जो कि आप फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है एफईओ, आपके प्रोमोटर और डायरेक्टर जो कि एक फुगिटिव इकोनॉमिक डिफेंडर है, तो आपके ऊपर आप एलिजिबल नहीं हो आईपीओ और एफपीओ के लिए। बट यहाँ पे एक बता गया है कि नॉट अप्लाई टू एंटिटीज हु वेयर डिबार्डेड बाय सेबी बट पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट इज कंप्लीटेड ऑन डेट ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। अब देखो हमने अभी बात की थी, देखो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के बारे में, अगर आप ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो और उस दिन के पहले अगर आपकी जो डिबार्ड की ऑर्डर थी अगर वो कंप्लीट हो गई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इश्यूअर नॉट एलिजिबल फॉर आईपीओ। देखो जो भी कंपनी को आईपीओ एपीओ करना है, अगर उसके आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है या फिर आउटस्टैंडिंग राइट इंटाइटलमेंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकती। पर इसका जो एक्सेप्शन है आपको इसको याद रखना है। देखो इसमें इसके ऊपर एमसीक्यू आता है। देखो ये बताते हैं कि जो कंपनी है उसके शेयर उसके ईशॉप आउटस्टैंडिंग है, तो देखो अगर आपका ईशॉप आउटस्टैंडिंग होगा तो आप एलिजिबल है आईपीओ के लिए। ये इसका एक्सेप्शन है, मतलब आप आईपीओ के लिए एलिजिबल हो, मतलब आप आईपीओ के लिए आप एलिजिबल हो। इसमें अगर आपके आउटस्टैंडिंग ईशॉप है या फिर फुल्ली पेड अप आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है विच आर कन्वर्टेबल ऑन बिफोर फाइलिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो इसमें हम बात करें तो ये प्रोविजन इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखो अगर अभी हम बात करें तो सेबी आईसीडीआर, देखो आपका जो आईसीआई का मॉड्यूल है, ठीक है, आपके आईसीआई का आपका जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है
उसमें ये कंसेप्ट जो है वो सेपरेट है और ये कंसेप्ट सेपरेट है। ये कंसेप्ट तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने आईपीओ का भी प्रोविजन लिखा है और एफपीओ का भी मैं प्रोविजन लिखा है। तो इसमें जो भी कॉमन प्रोविजन होंगे, लाइक इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो कि आपको सेम सेम, देखो ये प्रोविजन सेम है, ये भी प्रोविजन सेम है एफपीओ के लिए। तो जितने भी सेम सेम प्रोविजन है, मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने सेम सेम प्रोविजन को यहाँ पे लिखा है सेम है। तो आपको सिर्फ एफपीओ के लिए जो भी अलग प्रोविजन होंगे आपको सिर्फ उतना ही याद करना है। बाकी पूरे के पूरे कंडीशन, पूरे के पूरे जितने भी कंडीशन है जो कि आईपीओ के लगते हैं वो एफपीओ के लिए सेम टू सेम ही है। तो इसकी वजह से आपका बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है इस पीडीएफ की वजह से। तो मैं अभी बात करूं तो देखो, सबसे पहला अगर बात करूं मैं आईपीओ के, देखो सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये है एलिजिबिलिटी की बात करूं तो मतलब कौन सी कंपनी इसके लिए एलिजिबल है। देखो अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल क्राइटेरिया के ऊपर, मतलब देखो जो भी इश्योर है, मतलब जो भी कंपनी है जो भी कंपनी है, अगर सबसे पहले देखो इसमें 4 कंडीशन आती है। अगर सबसे पहली कंडीशन है जो कि नेट टेंजिबल एसेट, अगर कंपनी का टेंजिबल एसेट 3 करोड़ से ज्यादा है तो वो एलिजिबल है आईपीओ के लिए। उसमें मॉनेटरी एसेट अगर 50% से कम है तो चलता है, पर अगर आपके मॉनेटरी एसेट अगर 50% से ज्यादा है, मॉनेटरी एसेट का मतलब लाइक आपका कैश हो गया, आपका बैंक हो गया, तो ये सब मॉनेटरी एसेट में आ जाएगा, कैश बैंक। अगर इसके जो अमाउंट है अगर वो 50% से ज्यादा है आपके टेंजिबल एसेट से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी आपका एक्सेस पोर्शन है आपको उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, या फिर किसी आपको फर्म कमिटमेंट करना पड़ेगा, मतलब किसी भी अलग बिजनेस में आपको डालना पड़ेगा, फर्म कमिटमेंट यूटिलाइज फॉर बिजनेस पर्पज। ठीक है। असल में बात करूँ तो आपका जो भी आपका एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आपका जो भी एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 15 करोड़ से ज़्यादा चाहिए। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मोर देन 15 करोड़ इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। उसके बाद बात करूँ तो अभी जो भी आपका नेटवर्थ है, आपका नेटवर्थ है वो 1 करोड़ से ज़्यादा चाहिए लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है। उसके बाद देखो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, अगर जो भी कंपनी आईपीओ करना चाहती है और उसने अगर नाम चेंज किया है, लाइक कंपनी ने नया नाम चेंज किया है और उसका जो भी रेवेन्यू आ रहा है, लाइक 50% ऑफ द रेवेन्यू इन लास्ट 1 ईयर मस्ट बी बिकम फ्रॉम न्यू नेम। अगर किसी भी कंपनी ने अपना नाम चेंज किया है तो उसका जितना भी रेवेन्यू आ रहा है लास्ट 1 साल में, वो पूरा रेवेन्यू 50% से ज़्यादा चाहिए, यानी कंपनी के टोटल रेवेन्यू से, तभी आप आईपीओ के लिए एलिजिबल है। इसके ऊपर जो है एमसीक्यू आता है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं। देखो ये जितना भी बोला है 3 फाइनेंशियल ईयर का, ये कैलकुलेटेड ऑन रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस फ्रॉम प्रीवियस 3 ईयर। ठीक है। अगर मैं बात करूँ देखो एफपीओ के लिए, देखो इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आता है एग्जाम में कि वो एपीओ की कंडीशन देते हैं और बोलते हैं इनमें से कौन सा कंडीशन होता है, कौन सा कंडीशन एप्लीकेबल है। तो आपको याद रखना है कि एपीओ के लिए सिर्फ नेम वाला कंडीशन ही एप्लीकेबल है। ये जब बाकी कंसेप्ट है ये जो एप्लीकेबल है, लाइक टेंजिबल नहीं लगता, ऑपरेटिंग नहीं लगता, नेटवर्क भी नहीं लगता, तो आप अपने को सिर्फ जो चेंज इन नेम वाला कंसेप्ट है यही लगता है एफपीओ के लिए, जो कि एप्लीकेबल है। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी कंपनी ने ये सब कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं की, अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो क्या होगा, तो एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, तो आपको बुक बिल्डिंग के प्रोसेस से जाना पड़ेगा और आपको जो भी आपको अलॉट एटलीस्ट 75% टू क्यूआईपी, तो मतलब आपका जितना भी होगा वो 75% आपको क्यूआईपी को देना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ सुपर, देखो इसमें एक और क्वेश्चन आता है, सुपर राइट इक्विटी शेयर होल्डर, सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर होल्डर। अगर बात करूँ सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर होल्डर की, मतलब हम किसी को एक्स्ट्रा राइट देते हैं, बस उतना ही है। लाइक किसी भी कंपनी का प्रमोटर है, डायरेक्टर है, ऑर्डिनरी शेयर टू आई ऑर्डिनरी शेयर टू आईपीओ है। देखो बेसिकली ये लगता है टेक बेक इन बिजनेस को, इसका भी नेटवर्थ जो है 1,000 करोड़ से कम है, जनरल मीटिंग के स्पेशल से लगता है। एटलीस्ट हमको 3 महीने पहले जो है हमको बताना पड़ता है अपने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में। इसका जो भी वोटिंग राइट है वो कम से कम 2:1 होना चाहिए और मैक्सिमम 3:1 होना चाहिए। इसका फेस वैल्यू
जो भी है अपना इक्विटी के उतने रहते हैं ऑर्डिनरी शेयर के बारे में। देखो ये ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हो, इसके ऊपर अब तो कुछ एग्जाम को क्वेश्चन नहीं आया। देखो ये इंपॉर्टेंट है प्री आईपीओ के बारे में एंड एपीओ रिक्वायरमेंट। तो देखो ये होता है एप्लीकेबल टू वन, और देखो जिसको भी आईपीओ किए जाना है उनको क्या करना पड़ता है, उनको जो भी एप्लीकेशन है वो उसको एक और एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को करना पड़ता है एप्लीकेशन, और उनमें से एक जो भी होगा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वो आपका डेजिग्नेटेड होगा स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, मतलब अपने को एक स्टॉक एक्सचेंज को एज ए डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज करना पड़ता है। उसके बाद देखो इसके ऊपर देखो ये इम्पोर्टेंट है, देखो ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है कि ऑल सिक्योरिटीज बाय प्रोमोटर्स मस्ट बी इन डीमैट फॉर्म बिफोर फाइलिंग ऑफ होल डॉक्यूमेंट। आप जब भी ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने वाले हो उससे पहले आपके जितने भी प्रमोटर है कंपनी के उनके सभी शेयर आपको डीमैट में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है स्पॉम के एग्जाम में, तो आपको इसको ये पॉइंट ध्यान रखना है। और जितने भी पार्टली पेड अप शेयर है अब तो आप उनको फुल्ली पेड अप करेंगे या फिर उनको आपको फॉरफिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे कंसेप्ट है फर्म अरेंजमेंट की, फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस एटलीस्ट 75% ऑफ स्टेटेड प्रोजेक्ट। अगर आप किसका भी फर्म अरेंजमेंट कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट का 75% आपको फर्म अरेंजमेंट से आना चाहिए। और ये सभी कंसेप्ट जो है एपीओ के लिए भी सेम ही है। देखो उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट है, ये जीसीबी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, मतलब आप जो भी आईपीओ लाने वाले हो या फिर एपीओ लाने वाले हो उसका आप कितना परसेंट ऐसा पोर्शन है जो कि आप नॉर्मल यूज के लिए कर सकते हो, लाइक आपके नॉर्मल यूज के लिए। तो ये जो भी है वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, but to not exceed 25% ऑफ टोटल अमाउंट रेज। मान लेते हैं अपने मान लेते हैं हमने आईपीओ इशू किया है 100 करोड़ का, ठीक है, तो इसका ये जो जीसीपी है ये 25 करोड़ ही होना चाहिए मैक्स टू मैक्स। ठीक है, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये जो है एमसीक्यू पूछा गया था मेरी फॉर्म के एग्जाम में, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो मार्क करूँ तो देखो ये जो पेज है इसके ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, आपको एलिजिबिलिटी याद रखना है, ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। एपीओ के में एपीओ के बारे में नेम कंडीशन सेम है। उसके बाद बात करो तो ये प्री कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ये डीमैट वाला, ये जीसीपी का। ठीक है, देखो अभी जो भी आईपीओ एपीओ करने वाला है उसको जो भी डिपॉजिट रखना है वो एटलीस्ट 1% ऑफ द इशू साइज होगा। ठीक है, इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू नहीं आता है एग्जाम में। उसके बाद देखो अभी हमने बात किया था ये जीसीबी के बारे में जो कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पज है। पर मान लेते हैं अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि भूल गई अपना जीसीबी करना, या फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, या फिर ऐसा जो भी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि उनका आइडेंटिफाई नहीं है अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में, तो ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी नॉट आइडेंटिफाइड, तो उसके लिए बोला गया आप मैक्सिमम 35% तक कर सकते हो टोटल इशू साइज के। तो आपको क्वेश्चन में बता जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट टू आइडेंटिफाइबल था या नहीं था। ठीक है, उसके बाद में बात करो तो ऑफर फॉर सेल के बारे में। देखो ये जितना भी ऑफर फॉर सेल है ये सब फुल्ली पेड अप होना चाहिए, और ये अपने प्रोमो जो भी अपने शेयर होल्डर है उनके पास 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए ऑफर डॉक्यूमेंट के पहले। मतलब आप जब भी ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने वाले हो ये जितने भी शेयर है आपको कम से कम 1 साल तक अपने होल्ड होना चाहिए। पर ये जो कंडीशन है 1 साल का ये एप्लीकेबल नहीं है अगर ये गवर्नमेंट होल्ड करती है या फिर कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होल्ड करती है या फिर जो भी स्पेशल पर्पज व्हीकल है वो होल्ड करती है, तो इसके लिए कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। और ये बोनस के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, और किसी भी ट्रिब्यूनल का हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उसके लिए कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। वैसे ये एग्जाम में नहीं पूछा गया अब तक पर पूछा जा सकता है। देखो और जो भी एडिशनल कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल, देखो जो भी शेयर होल्डर की अगर किसी भी शेयर होल्डर की होल्डिंग अगर 20% से ज़्यादा है प्री इश्यू में, किसी भी शेयर होल्डर की होल्डिंग अगर 20% से ज़्यादा है तो वो अपने शेयर होल्डिंग का 50% तक ऑफर फॉर सेल में दे सकता है। अगर किसी भी शेयर होल्डर का अगर शेयर होल्डिंग 20% से कम है प्री इश्यू में तो वो सिर्फ अपना 10% तक ही दे सकता है प्री ऑफर फॉर सेल के लिए। तो वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको स्किप भी कर सकते हो। और एक आता है अगर आपका कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, लाइक
कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तो आपको क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा, डेब्ट डिबेंचर टेस्ट या अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, डीआईआर क्रिएट करना पड़ेगा। ये सब बातें हमने इंटरव्यू में पढ़ी है। इश्यू नॉट, और जो भी इश्यू है उसने किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, लाइक अपने 6 महीने से ज़्यादा डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए प्रिंसिपल में और इंटरेस्ट में। देखो ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखो वारंट, इसके ऊपर जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वारंट के ऊपर। तो इसका जो है 25% ऑफ कैप प्राइस है। तो ये वारंट का जो भी मैक्सिमम टेनर है, वारंट का जो मैक्सिमम टेनर है वो 18 मंथ का ही है, ठीक है। और देखो ये प्रोविजन सब सेम है एपीओ में। देखो उसके बाद 25% ऑफ टोटल कंसिडरेशन है वो भी हमने सबसे पहले लेना चाहिए। मतलब आपका जो भी वारंट है उसका 25% ऑफ द अमाउंट आप फ्रंट में पेमेंट करने वाले हो सामने वाले को। उसके बाद नीड टू बी एक्सरसाइज विद इन 3 मंथ। आपका जो भी वारंट है वो 3 महीने के अंदर एक्सरसाइज होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट से 3 महीने के अंदर एक्सरसाइज होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो भी अमाउंट है वो फॉरफिट किया जाएगा। देखो उसके बाद अगर बात करूँ तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। अभी जो भी प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन है मतलब आईपीओ होने के बाद, देखो ये जो है पोस्ट इशू का है। पोस्ट इशू में आप कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो ये इसके बारे में बता रहा है। देखो प्रमोटर मस्ट होल्ड एटलीस्ट 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर मस्ट होल्ड एटलीस्ट 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। शॉर्ट फॉर देखो प्रमोटर को कम से कम 20% ऑफ द कैपिटल होल्ड करनी है पोस्ट इशू की। मतलब आईपीओ होने के बाद प्रमोटर ने कम से कम 20% ऑफ द कैपिटल होल्ड करना चाहिए। देखो अगर प्रमोटर ने 20% से कम अगर होल्ड किया है, लाइक शॉर्टफॉल है, तो उसका 10% ऑफ पोस्ट इशू जो है वो वेंचर कैपिटल, एएफआईएफ, एससीबी, पब्लिक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, आईआरडीए, ये लोग होल्ड करने वाले हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है। इसकी टाइमिंग दिया है 1 डे प्रायर टू इशू ओपनिंग, मतलब आपको पता पड़ेगा। अब इसका जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, अगर आपका 100 करोड़ का ज़्यादा अगर आपका आईपीओ है, if minimum contribution more than 100 करोड़ और कंट्रीब्यूशन बिफोर इशू ओपनिंग फाइनेंशियल, मतलब ये जो भी है इसे प्रो राटा के हिसाब से होने वाला है अगर आपका 100 करोड़ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर वही मैं बात करूँ एपीओ के बारे में तो देखो एपीओ में ये जो कंट्रीब्यूशन का है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, ये अप्लाई नॉट अप्लाई इन फुल कंडीशन। देखो ये अगर आपने एपीओ किया है और आपने इसके जो भी प्रीवियस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, इसमें कंडीशन दिया है अगर आपकी इक्विटी शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, और आपने लाइक लास्ट 10 ईयर में फ्री सेटिंग द रेफरेंस डेट, और आपने जो है आपके जो कंप्लेंट है इन्वेस्टर के अगर आपने 95% से ज़्यादा आपने रिजॉल्व किए हैं तो आपको रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है। कंप्लेंट विथ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन मिनिमम 3 ईयर, तो आपको ये जो है सेम एप्लीकेबल हो सकता है, सेम एप्लीकेबल होंगे कंडीशन। तो देखो इसके बाद देखो ये एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है लॉक इन का, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में। लॉक इन रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसपेरेबिलिटी, मतलब जो भी हम शेयर आईपीओ में देने वाले, मतलब जो भी अपना पोस्ट इशू है उसकी क्या लॉकिंग हो जाएगी, मतलब हमको कितने दिन तक हमको शेयर ट्रांसफर हम नहीं कर सकते। तो देखो लॉक इन रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी, सिक्योरिटी हेल्ड बाय प्रमोटर। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि प्रमोटर का कितना पोस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जो होल्ड कर सकता है। देखो सिक्योरिटी हेल्ड बाय प्रमोटर, मिनिमम कंट्रीब्यूशन लॉक इन 18 मंथ, मतलब अपना जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है लाइक अभी हमने डिस्कस किया था 20% का, तो वो 18 मंथ तक का हमको उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। लॉक इन है 18 महीने का फ्रॉम द डेट ऑफ आईपीओ, और ये जो 18 मंथ है ये 3 साल तक हो जाएगा। लॉक इन 3 ईयर इफ आईपीओ प्रोसीड यूज फॉर कैपेक्स, अगर आप कैपिटल के नेचर के लिए आप आईपीओ कर रहे हो तो आपका लॉक इन जो है वो दुगना हो जाएगा, लाइक इंटू 2 टाइम हो जाएगा। 36 मंथ आप बोल सकते हो लॉक इन फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। मान लेते हैं अगर आपका एक्सेस प्रमोटर होल्डिंग है, मान लेते हैं किसी भी प्रमोटर ने
अगर 25% तक का होल्डिंग किया था, 25 या फिर 30% का होल्डिंग किया है पोस्ट इश्यू कैपिटल का, तो जो भी 10% है, लाइक ये एक्सेस है ना, तो ये एक्सेस वो लॉक इन 6 महीने तक कर सकता है, लॉक इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, इंक्रीज 1 ईयर अगर ये कैपेक्स के लिए होगा तो आप इसको 1 साल का होगा। देखो कैपेक्स के लिए होगा तो आपको 2 टाइम करना है। अगर आपके 20% का होगा तो कम से कम 18 मंथ, कैपेक्स के लिए होगा तो 36 मंथ। और जो भी एक्सेस पोर्शन है, लाइक मैंने बताया, अगर आपने 20 से ज़्यादा होल्ड किया है तो एक्सेस पोर्शन 6 महीने के लिए होगा, अगर कैपेक्स के लिए होगा तो 1 साल। ठीक है, अभी हमने बात की लॉक इन के लिए। देखो इसमें कुछ रूल है ट्रांसफर के लिए। लाइक आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो आप किसको ट्रांसफर कर सकते हो? अगर ये प्रोमोटर ने प्रमोटर को ट्रांसफर किया है, नॉन प्रमोटर ने नॉन प्रमोटर को ट्रांसफर किया है, या फिर प्रमोटर ने प्रमोटर ग्रुप को ट्रांसफर किया, तो ये अलाउड है। प्रमोटर टू न्यू प्रमोटर, प्रमोटर टू न्यू प्रमोटर, तो ये अलाउड है, आप ये ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा जो भी अदर ट्रांसफर है आप वो नहीं कर सकते। देखो ये अभी हमने बात की प्रमोटर के बारे में, तो कंपनी में जो भी नॉन प्रमोटर है, लॉक इन फॉर नॉन प्रमोटर प्री इश्यू कैपिटल, जो भी प्री इश्यू कैपिटल है, तो उनके लिए 6 मंथ का लॉक इन है, 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ आईपीओ, तो उनको कम से कम 6 महीने का लॉक इन दिया गया है। बट ये एप्लीकेबल किसको नहीं है? अगर आपके इक्विटी स्टॉक, अगर आपका ईशॉप है या फिर इक्विटी ई शॉर्ट है लाइक ट्रस्ट का, तो ये आप लोग के लिए, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई भी वेंचर कैपिटल फंड है तो 6 मंथ लॉक फ्रॉम डेट ऑफ परचेस, यहाँ पे डेट ऑफ परचेस है, इतना याद रखना। ठीक है, हमने अभी बात की थी स्पेशल राइट इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में। तो इसके लिए मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी बता देता हूँ। जो भी सुपीरियर राइट होते हैं, सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर होल्डर, उनके जो लॉक इन है वो विषय रिलेटेड है कन्वर्जन इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, और पीरियड स्पेसिफाइड इन मतलब 18 मंथ, 30 ईयर्स, 6 मंथ का होता है, और ये जो है नॉन ट्रांसफरेबल रहता है, इतना बात याद रखिए। ठीक है, अभी देखो ये जितना भी लॉक इन होता है इसके लिए एक और प्रोविजन है प्लेस का। ठीक है, मतलब अब आप अपने जो स्टॉक है वो प्लेस के लिए भी दे सकते हो, तो जो प्लेस का पीरियड रहता है वो आपके लॉक इन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये 18 महीने के लिए या फिर 3 साल के लिए। तो ये इतना ही है, मतलब ये एग्जाम के लिए आपको ये याद रखना है, लॉक इन एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है लॉक इन का। और ये सेम कंडीशन एपीओ के लिए भी वैसे ही है। ठीक है, ये नॉन प्रमोटर का भी सेम वैसा ही है। अभी हम बात करें तो देखो प्राइसिंग के बारे में, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के एग्जाम में। देखो जो मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी वो 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस है, मैक्सिमम 120%, और जो मिनिमम है वो 105% ऑफ फ्लोर प्राइस। आपको एग्जाम में देंगे कि इसका प्राइस इतना है, इसकी मैक्सिमम प्राइस कितना रहेगा और लोअर प्राइस कितना रहेगा। तो देखो फ्लोर प्राइस बोर्ड नॉट डिस्क्लोज इन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, मान लेते हैं अगर ये जो प्राइस है, अगर आपने आपके आरएसपी में मतलब रेड हेरिंग में अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो जो भी इश्यूअर है, इश्यूअर्स आर इट एटलीस्ट, इश्यूअर को जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा एटलीस्ट 2 डेज की बिफोर इश्यूइंग ओपन, मतलब आपका इश्यू ओपन होने से पहले आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा आपकी जो प्राइस कितनी है। अगर मैं बात करूँ ओपनिंग ऑफ इश्यू की, देखो वैसे इसके ऊपर मतलब इतना नहीं आता एमसीक्यू, बता देता हूँ। देखो जो भी अपना ओपनिंग है इशू का, वो पब्लिक इशू शाल बी ओपन विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सेबी, सेम अभी भी सेम है, मतलब आपका जो भी इशू है वो 12 मंथ के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो एटलीस्ट 90% ऑफ द ऑफर साइज आपको आना चाहिए, आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो आपको जो है रिफंड करना पड़ेगा 4 दिन के अंदर जितना भी मनी आपने लिया है। ये सेम कंडीशन एपीयू के लिए भी है। देखो इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, देखो ओपन फॉर मिनिमम 3 डेज के लिए होगा और मैक्सिमम 10 डेज के लिए। अगर कंपनी ने अपना इशू ओपन किया है तो उसका जो सब्सक्रिप्शन का पीरियड है वो कम से कम 3 दिन का होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का, पर आपको जो है वो एक्सटेंशन मिलेगा 3 दिन के लिए। पर ये जो 3 दिन है ये 10 दिन के अंदर ही हम काउंट करते हैं। मान लेते किसी कंपनी का मिनिमम अगर 3 डेज है
और मैक्सिमम जो है वो 7 डेज है, तो उसको सिर्फ मैक्सिमम वो 3 डेज का ही एक्सटेंशन ले सकते हैं, मतलब ये टोटल हो गया 10 दिन का। पर इसको ये 12 दिन का अगर ये एक्सटेंशन चाहिए तो इसको ये नहीं मिलेगा, आपको ये बात याद रखना है। इसमें जो मैक्सिमम है वो 10 दिन का ही है। तो ये है। तो अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें जो है लॉक इन का आपको याद रखना है, जितने भी प्रोविजन है। देखो ये लॉक इन का, ट्रांसफरेबिलिटी का, आपको ये सब अच्छे से ये सब आपको अच्छे से रीड करके जाना है एग्जाम के टाइम पे। अभी ये आईपीओ और एपीओ की आ रही है। देखो इसमें एक आपको मॉड्यूल में है ग्रीन शू ऑप्शन का, ये मतलब बड़ा कंसेप्ट है। मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जो भी कंपनी अपना इशू मार्केट में आईपीओ लाने वाली है, ठीक है, तो अगर उसको कुछ एक्सेस चाहिए, एक्सेस फंडिंग चाहिए, एक्सेस अगर उसको फंडिंग चाहिए तो वो ग्रीन शू ऑप्शन कर सकता है। पर वो जो है अपने जो भी इशू प्राइस है उसका वो मैक्सिमम 15% ही कर सकता है एक्स्ट्रा फंडिंग। तो इसमें क्या होता है, एक स्टेबलाइजेशन पीरियड होता है जो कि 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका अगर मान लेते हैं इसमें अगर कोई भी प्रीमियम अमाउंट आ रहा है तो प्रीमियम अमाउंट आपके आईपीएफ के फंड में जाएगा, ठीक है। वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आ नहीं सकता, पर अब तक तो नहीं दिखा गया है। और इसका जो भी रजिस्टर है आपको 3 साल तक मेंटेन करना पड़ता है। देखो इसके बाद जो भी कंडीशन है वो सेम है एपीओ के लिए, आपको बहुत सारे कंडीशन सेम मिलेंगे एपीओ के लिए। अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू जो कि 10,000 से लेके 15,000 तक है। जो भी मैनुअल्स ऑफ कॉल है लाइक आउटस्टैंडिंग कॉल मनी, ये जो है विद इन 12 मंथ आपका आना चाहिए फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट डेट से। जो भी मिनिमम अलॉटमेंट है वो 1,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पब्लिक साइज का। जो डिले इन अलॉटमेंट है, अगर मान लेते किसी भी टाइप का डिले हो गया है तो जो भी इश्यूअर है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट 15% पर एनम का। अभी मान लेते किसी इश्यूअर ने अपना इशू कर दिया है तो वो जो भी एडवर्टाइजमेंट करने वाला है लाइक पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट, तो उसको वो 10 दिन के अंदर वो कंप्लीट करना है एडवर्टाइजमेंट का। पर ये देखो वो एक हिंदी पेपर में करेगा, इंग्लिश में करेगा और एक वर्नाक्युलर पेपर में करेगा। हमको हमेशा पता है कि हम इंग्लिश और वर्नाक्युलर पता है, पर यहाँ पे हिंदी भी कंपलसरी है, इंग्लिश भी कंपलसरी है और एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर भी कंपलसरी है। तो देखो अगर मान लेते हैं जो भी हम इंफॉर्मेशन देने वाले डिस्क्लोजर इन ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, हम जो भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में, तो वो 6 महीने से ओल्डर नहीं होना चाहिए। मतलब अब जो भी इंफॉर्मेशन देंगे आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में वो लेटेस्ट बाय 6 मंथ होना चाहिए। अभी हम बात करने वाले नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, अलोकेशन इन नेट ऑफर। अगर मैं बात करूँ नेट ऑफर के बारे में, देखो एक है फाइनेंशियल क्राइटेरिया और बुक वैल्यू। जैसे कि अभी ये देखो हमने यहाँ पे ये पढ़ा था ये कंसेप्ट कि कौन सी एलिजिबल है आईपीओ के लिए, क्या कंडीशन। देखो ये कंडीशन टेंजिबल एसेट की, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, नेटवर्थ की। तो ये जो भी कंडीशन है अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि देखो अलोकेशन इन नेट ऑफर। तो इसका अलोकेशन कैसा होगा, अगर आपने जो है फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई कर दी है विदाउट नेम चेंज, तो अगर आपने फाइनेंशियल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है प्रॉफिट की, नेटवर्थ की, टर्नओवर की, तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनको मैक्सिमम 35% मिलेगा। जो भी अपने नेट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है उनको मैक्सिमम 15% मिलेगा। उनका जो 2 लाख से 10 लाख का वैल्यू है वो 1/3 का चाहिए प्रोपोर्शन में, और जो भी 10 लाख से ज़्यादा है वो 2/3 चाहिए। जो भी अपने QIB है वो 50% से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं और उसमें से 5% जो है म्यूचुअल फंड वाले होल्ड करेंगे। अब मान लेते हैं बुक बिल्डिंग के प्रोसेस में, मान अभी ये देखो ये जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया है अगर आप इसमें फेल हो गए तो आप जाओगे बुक बिल्डिंग में, ठीक है। अगर आप बुक बिल्डिंग के प्रोसेस से जा रहे हो तो आपको याद रखना है कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर है वो मैक्सिमम 10% इन्वेस्ट होल्ड कर सकते हैं। जो आपके नेट इन्वेस्टर है वो 15%, और जो आपकी QIB है वो मिनिमम 70% होल्ड करेंगे और 5% जो है वो म्यूचुअल फंड वाले होल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना अगर सब कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो 35-15-50, अगर आप बुक बिल्डिंग से जा रहे हो तो 10-15-75। और जो भी आपके एंकर इन्वेस्टर है
वो अप टू 60% ऑफ QIB, मतलब ये जो QIB है इसका वो 60% होल्ड करेंगे आपके एंकर इन्वेस्टर। उसके बाद देखो इसके ऊपर MCQ आता है कंडीशन फॉर्म रिजर्वेशन। अभी जो भी कंपनी इशू करने वाली है अपना IPO APO, वो अपने एम्प्लॉय के लिए या फिर आपके जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके लिए कुछ भी होल्ड कर सकते हैं। देखो जो भी आपकी एम्प्लॉय है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 5% ऑफ पोस्ट इशू ही होल्ड कर सकते हो अपने एम्प्लॉय के लिए। पोस्ट की जो भी वैल्यू होंगी वो 2 लाख पर एम्प्लॉय होंगी, ठीक है। और जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है आप उसके 10% ही होल्ड कर सकते हो इशू साइज के, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है लीड मैनेजर का। देखो जो भी लीड मैनेजर होता है उसको आपके रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है विद इन 7 डेज। फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिक ऑफ अलॉटमेंट, रिफंड ऑफ मनी, मतलब कितना उसने कितना अलॉट किया है सिक्योरिटी, रिफंड कितना हुआ है, तो लीड मैनेजर को 7 डेज के अंदर सब मैनेजर बतानी पड़ती है। तो अभी हम देखो इसके अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, जो है मॉनिटरिंग एजेंसी। देखो अब ये जो मॉनिटरिंग एजेंसी है, देखो इसके ऊपर भी MCQ आता है एग्जाम में। देखो तो मॉनिटरी एजेंसी क्या है, जो भी इश्यू कंपनी है, जो भी इश्यू कंपनी है अगर उसका इश्यू साइज अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है तो इश्यूअर को एक मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। अगर जिस भी कंपनी का इश्यू साइज 100 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करना पड़ता है। पर ये किसको एप्लीकेबल नहीं है, तो ये एप्लीकेबल नहीं है बैंक को, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और इंश्योरेंस कंपनी को, इनको ये एप्लीकेबल नहीं है मॉनिटरिंग एजेंसी का अपॉइंटमेंट, ठीक है। अभी ये जिसको भी एप्लीकेबल है तो वो क्या करेगा, ये जो मॉनिटरिंग एजेंसी है ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा इश्यूअर को क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। जब तक आपका इश्यू कंप्लीट नहीं होता तब तक जो मॉनिटरी एजेंसी है वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा इश्यूअर को क्वार्टरली बेसिस पे, जब तक आपका इश्यू कंप्लीट नहीं होता। और जो इश्यू कंपनी मतलब जो कंपनी है वो 45 डेज के अंदर एंड ऑफ क्वार्टर में जो है अपने वेबसाइट पे अपलोड करने वाली है। मतलब इनका जो भी रिपोर्ट है वो इश्यूअर कंपनी अपने वेबसाइट पे अपलोड करेंगी 45 डेज के अंदर, ठीक है। तो इसी की तरह जो है आपका ये एक और कंसेप्ट खत्म होता है। देखो इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो सेबी ICDR अगर आप चाहो तो सबसे पहले आप ICDR करो, उसके बाद आप जो है LODR कर सकते हो। इसका जो देखो इसका का अच्छा वेटेज आता है, से मैंने कहा था आपको, आप चाहें तो ICDR कर सकते हो, उसके बाद LODR कर सकते हो। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर आपने अच्छे से रिविजन किया तो आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स में भी मिल सकता है। तो अभी हम जाने वाले हैं अपने आगे के रेगुलेशन के ऊपर, जो है सेबी का SAST 2011 रूल, मतलब सब्सटेंशियल एक्विजिशन रूल। तो वैसे इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो सब्सटेंशियल एक्विजिशन मतलब जो भी कंपनी है दूसरी कंपनी का शेयर एक्वायर करती है, सब्सटेंशियल एक्विजिशन, ये कंसेप्ट हमने इंटर में पढ़ा था। इसमें अगर एग्जांपल चाहिए लाइक अभी रिसेंटली जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर किया था, तो जोमेटो जो है वो एक्वायर कंपनी है और टारगेट कंपनी ब्लिंकिट है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें एक कंसेप्ट आता है, PAC का, मतलब पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। मतलब इसमें कौन सा पर्सन है जो कि एक्ट कर रहा है। देखो अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो शेयर होल्ड कर रहा है, शेयर एक्वायर किया है या फिर वोटिंग राइट उसने चेंज हुई है, कंट्रोल चेंज हुआ है, मतलब ये किसी भी एग्रीमेंट में है, एग्रीमेंट से है या फिर अंडरस्टैंडिंग में है। अभी जो अंडरस्टैंडिंग है वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हो सकती है। तो ये पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट का जो डेफिनेशन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। उसके बाद एक और आता है डीम पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न, मतलब ये PAC के बाद डीम कौन सा है। देखो अभी जो कंपनी है, जो कंपनी की होल्डिंग हो गया या फिर उसके प्रमोटर डायरेक्टर हो गए, कंपनी के भी प्रमोटर डायरेक्टर, सब्सिडरी के भी प्रमोटर डायरेक्टर और अपने एसोसिएट के भी प्रमोटर डायरेक्टर, ये सब उसके अंदर आएंगे। और डायरेक्टर और प्रमोटर ऑफ कंपनी इमीडिएट रिलेटिव के भी उसके अंदर आते हैं। जो भी म्यूचुअल फंड है, अपनी जो भी अपनी CI स्कीम रहती है, वेंचर कैपिटल है, मर्केंट बैंकर है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, बैंक, फाइनेंशियल एडवोकेट, स्टॉक ब्रोकर, प्रमोटर, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, ये सभी जो है वो डीम पर्सन इन एक्ट के कंसर्न में आते हैं। वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में।
इसके ऊपर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, पर मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, एक सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट। देखो, अभी मान लीजिए किसी कंपनी ने शेयर एक्वायर किया, देखो पोस्ट एक्विजिशन होल्डिंग, मान लीजिए किसी कंपनी ने एक्वायर किए और उसकी जो पोस्ट एक्विजिशन होल्डिंग है वो ऑलरेडी 25% से ज़्यादा है, और अगर उसको 25% से ज़्यादा करना है तो उसको जो है ये ओपन ऑफर करना पड़ेगा, ओपन ऑफर पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। बस इतना ही इस कंसेप्ट के बारे में। अगर मान लेते हैं, अगर ऑलरेडी होल्डिंग मोर देन 25% बट एक्वायर लेस देन 5% ऑफ वोटिंग राइट, किसी कंपनी ने 25% से ज़्यादा होल्ड किया है बट इसको 5% से कम का वोटिंग राइट एक्वायर करा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो विदाउट ओपन ऑफर भी कर सकता है। बट अगर आपका 5% से अगर एक्सेस हो रहा है तो आपको ओपन ऑफर करना रिक्वायर्ड है। तो हम इसको ही क्रीपिंग एक्विजिशन बोलते हैं। अपने कंसेप्ट पढ़ा रहेगा। देखो, इसके बाद एक डिस्क्लोजर है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। ये जी मतलब अगर 5% से ज़्यादा वो होल्डिंग होगा तो क्या होगा, डिस्क्लोजर सब्सिक्वेंट चेंजेस है। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक बोला था सब्सटेंशियल एक्विजिशन, यहाँ पे एक आता है इन्वेस्टर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, आपके ये मॉड्यूल में दिया है। अगर इन्वेस्टर ग्रोथ प्लेटफॉर्म होगा लाइक आईजीपी, तो उसके लिए ये 49% है, 25 जगह पे 49, मतलब इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, ये जो है टाइम लिमिट फॉर डिस्क्लोजर, ये इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है कि टाइम लिमिट क्या है डिस्क्लोज करने के लिए। देखो, डिस्क्लोज मस्ट बी मेड विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट और एक्विजिशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ शेयर ऑफ वोटिंग राइट। लाइक जब भी आपका इंटीमेशन होगा अलॉटमेंट का, या फिर शेयर डिस्पोज हो गए तो या फिर एक्वायर हो गई वोटिंग राइट, तो आपको उसको 2 वर्किंग डे में रिपोर्ट करना है। तो आप ये रिपोर्ट कैसे करेंगे, जो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज होगा ट्रांसफरी कंपनी का, अगर वो लिस्टेड होंगे तो आपको उसको उधर करना पड़ेगा, या फिर जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है ट्रांसफरी कंपनी का आपको उधर करना पड़ेगा। तो देखो, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है साइस्ट में, इसके ऊपर ज़्यादा एमसीक्यू नहीं आता। तो देखो, अभी ये जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपके पूरे सेवी में, इसके ऊपर हमेशा ही क्वेश्चन दिखे गए और बहुत जनों को इसके ऊपर दिक्कत आती है, पर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, सीवी में ये है इनसाइडर ट्रेडिंग। अभी देखो, आपको पता है ट्रेडिंग का मतलब क्या रहता है। ट्रेडिंग का मतलब है बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स, तो हम उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। उसके बाद इनसाइडर मतलब कंपनी का कोई तो अंदर का बंदा। तो ये जो इनसाइडर है इसकी एक डेफिनेशन दी गई है। तो इनसाइडर कौन है, इनसाइडर एक कनेक्टेड पर्सन है। अभी कनेक्टेड पर्सन मतलब कौन, आपको यहाँ पे देखिए कनेक्टेड पर्सन, और मतलब इनसाइडर वो बंदा है जो कि कनेक्टेड पर्सन है और इन पोजेशन ऑफ और हैविंग एक्सेस ऑफ यूपीएसआई, मतलब कनेक्टेड पर्सन और पोजेशन ऑफ हैविंग एक्सेस ऑफ यूपीएसआई। इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू बनता है क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में आता है इसके ऊपर एमसीक्यू कि इसके अंदर यूपीएसआई कौन नहीं है कौन है। तो आपको ये कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ यूपीएसआई। यूपीएसआई का मतलब क्या है, तो देखो, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंपनी और इस सिक्योरिटी विच लाइकली टू मटेरियल अफेक्ट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। ऐसे जो भी नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से कंपनी का सिक्योरिटी का प्राइस अगर मटेरियली अफेक्ट हो रहा है तो हम उसको यूपीएसआई बोलेंगे। इस यूपीएसआई का मतलब होता है अनसेंसिटिव प्राइस इंफॉर्मेशन। तो यूपीएसआई में आपकी फाइनेंशियल रिजल्ट भी आते हैं, तो डिविडेंड आता है वो भी आता है, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, चेंज इन की मैनेजर ऑपरेशन हो गया, मेंबर डॉक्यूमेंट एक्विजिशन डीलिस्टिंग हो गया, एक्सपेंशन हो गया। तो ये सब आता है। देखो, एक्सपेंशन के ऊपर एक केस स्टडी है जो कि मैं अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कशन करूंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट में से इंपॉर्टेंट है। ये हो गया यूपीएसआई। उसके बाद बात करो कनेक्टेड पर्सन। देखो, एनी पर्सन हु इज इन 6 मंथ प्रायर टू कंसर्न एक्ट, मान लेते हैं कंपनी में कोई भी एक ऐसा एक्ट हुआ है जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग का है, और उस एक्ट के अगर 6 महीने पहले, मान लेते हैं अगर यहाँ पे आपका जो है वो एक्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक्ट हुआ है और इस एक्ट के 6 महीने पहले any person who is 6 months prior to concern act has been associated with company,
मतलब इस एक्ट के 6 महीने से पहले जो भी कंपनी के साथ एसोसिएट होगा उनको हम कनेक्टेड पर्सन मान लेंगे। तो इसमें कैपेसिटी कौन है, ऑफिसर भी हो सकते हो, एम्प्लॉय ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर, प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर देखो ये इसका डेफिनेशन कनेक्टेड पर्सन का, पर इसके बाद उन्होंने और डेफिनेशन दी है कि डीम कनेक्टेड पर्सन, मतलब कंपनी के ऑफिसर एम्प्लॉय तो है ही, प्रोफेशनल है ही, पर इसके अलावा भी कोई और भी जो नीचे दिए गए मेंबर हम उनको भी डीम कनेक्टेड पर्सन बोलेंगे। एक है रिलेटिव ऑफ कनेक्टेड पर्सन, इसको मैं बाद में बताऊंगा। देखो उसके बाद होल्डिंग सब्सिडियरी या एसोसिएट कंपनी, इंटरमीडिएट अंडर से इंटरमीडिएट अंडर सेबी और सेबी का कोई भी एम्प्लॉय डायरेक्टर, लाइक अभी हमने पढ़ा था लेकिन सेबी का हमको अपॉइंट करना पड़ता है अथॉरिटी का। जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ट्रस्टी हो गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ऑफिशियल ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज है, बैंकर हो गया, मेंबर एम्प्लॉय ऑफ म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो हम इन सबको जो है डीम कनेक्टेड पर्सन मान लेंगे। देखो अब ये जो रिलेटिव है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको जो है एमसीक्यू मिलेगा, इसके ऊपर जो है एमसीक्यू बनता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अभी जो रिलेटिव की बात करें तो देखो रिलेटिव की में देखो हम खुद तो आएंगे ही हिमसेप, प्लस अपने माता पिता आएंगे और फादर आएंगे, मतलब मदर फादर आएंगे, सिस्टर ब्रदर भी आएंगे, सन भी आएंगे और डॉटर भी आएंगे। तो आपको ये चार्ट याद रखना है, माता पिता भाई बहन बच्चा बच्चा और बेटी आएंगे, ठीक है। और जो भी मतलब वाइफ है, मतलब वाइफ होगी तो वाइफ की भी मदर फादर, उसके ब्रदर सिस्टर, ठीक है, ये भी इसके अंदर आएंगे। पर ये जो वाइफ है तो वाइफ के ये जितने भी रिलेशन है ये फाइनेंशियल फाइनेंशियल डिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब ये अपने ऊपर फाइनेंशियल डिपेंड होना चाहिए, ठीक है, ये जितने भी है अपने ऊपर फाइनेंशियल डिपेंड होना चाहिए। और कंसल्ट सच पर्सन फॉर डिसीजन रिलेटेड सिक्योरिटी ट्रेडिंग, मतलब आपके रिलेटिव जो है उन्होंने डिसीजन उसने आपके संग कंसल्ट करना चाहिए सिक्योरिटी ट्रेडिंग के बारे में। इसके ऊपर जो है फॉर्म में क्वेश्चन बनता है कि इसमें से कौन सा पर्सन जो डीम कंसर्न नहीं है, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। उसके बाद एक आता है लेजिटिमेट पर्पज पॉलिसी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो अभी ये जितने भी हमने पढ़ा इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, तो क्या है कंपनी अपने एक पॉलिसी बनाती है कि कौन सा नहीं होगा, इनसाइडर नहीं होगा उसके बारे में। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है लिस्टेड कंपनी के, वो एक पॉलिसी बनाएंगे कि हम जो भी यूपीएसए शेयर करने वाले हैं वो हम ऑर्डिनरी कोर्स में करने वाले हैं, जितने भी यूपीएस है वो हम ऑर्डिनरी कोर्स में करने वाले हैं अपने पार्टनर के संग, लेंडर के संग, सप्लायर के संग, इंश्योरेंस प्रोफेशनल, कंसल्टेंट, मर्केंट बैंकर, लीगल अथॉरिटी, इनके साथ, ठीक है। उसके बाद देखो इसके ऊपर भी एमसीक्यू अभी रिसेंटली आ रहे हैं इस फॉर्म के एग्जाम में कि स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस। देखो ये जो भी स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस है ये लिस्टेड कंपनी को करना पड़ता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हम जितने भी हमने यूपीएसए शेयर किए सबके हम नाम लिखेंगे, उनके पैन कार्ड नंबर लेंगे, अगर हमने किसी भी रिसीव किया है हम उसके अंदर उसके लिस्ट करेंगे, हमने जिसको शेयर किया है, मतलब यूपीएसए शेयर किया हो, यूपीएसए रिसीव किया है, हम सबका एक डिजिटल डेटाबेस मेंटेन करेंगे। देखो डिजिटल डेटाबेस जो भी है हम वो थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते, डिजिटल डेटाबेस प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी वेंडर विथ और मतलब विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया कंसिडर एज आउटसाइड नॉट अलाउड। अगर आपने आउट ऑफ इंडिया इसको किया है, लाइक आउटसाइड इंडिया किया है, तो अलाउड नहीं है, आपको इंडिया में करना पड़ेगा। और ये थर्ड पार्टी को आप ये नहीं दे सकते, ऐसा मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद ये जितना भी स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस है आपको ये कम से कम 8 साल तक प्रिजर्व करना पड़ेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन, मतलब जितना भी आपका यूपीएससी का ट्रांजैक्शन होगा उस डेट के बाद से आपको 8 साल तक ये पूरे डॉक्यूमेंट आपको रिकॉर्डिंग करके रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्हेन पोजीशन ऑफ यूपीएसआई। मान लेते हैं अगर किसके पास कंपनी है, कंपनी के पास अगर यूपीएसआई है तो क्या वो ट्रेडिंग कर सकती है। तो जैसे तो देखो पहली बात तो ये प्रोहिबिटेड है, मतलब आप जो है आप जो यूपीएसआई में जो ट्रेडिंग करेंगे वो अलाउड नहीं है, मतलब प्रोहिबिट है। पर इसके कुछ एक्सेप्शन है, देखो इसके ऊपर जो है वो एमसीक्यू बनता है एग्जाम में, वो आता है। देखो ये किसके लिए एक्सेप्शन है, अगर आप ऑफ मार्केट में ट्रांसफर कर रहे हो, ऑफ मार्केट इंटरसेलर ट्रांसफर,
एक कंपनी में जो भी डायरेक्टर है, डायरेक्टर के पास एक यूपीएसआई है और वो अनदर डायरेक्टर के पास भी एक यूपीएसआई है और ये दोनों ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये वैलिड है, मतलब इसके ऊपर प्रोहिबिशन नहीं है, ये आप ये कर सकते हो। इसके बाद देखो ये ब्लॉक डील विंडोज, ये एक मैकेनिज्म है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो इसके ऊपर भी आप मतलब कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी आपके रेगुलेटरी है, लाइक रेगुलेटरी कुछ भी काम होगा उसके लिए आप कर सकते हो। लाइक जो भी आपका ई शॉप है, ई शॉप में आप कर सकते हो। नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर को होगा तो उसके लिए कर सकते हो। एक ट्रेडिंग प्लान है, अब ये ट्रेडिंग प्लान क्या है बताता हूँ। देखो ट्रेडिंग प्लान होता है जो कि प्री अप्रूव होता है, मतलब हम यूपीएसआई में होकर हम ट्रेडिंग करने वाले हैं और हमको सिर्फ अप्रूवल लेना पड़ता है कंप्लायंस ऑफिसर से। अगर उसने ऑफिसर ने अप्रूव दे दिया तो हम वो ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं बताऊंगा ट्रेडिंग प्लान के बारे में। देखो जो भी इनसाइडर है, इनसाइडर क्या करता है, अपना एक प्लान बनाता है और प्रेजेंट करता है कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में फॉर अप्रूवल ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर। तो वो प्लान बनाएगा, कंप्लायंस ऑफिसर के पास देंगे और पब्लिक में डिस्क्लोज करेगा। पर ये जो भी ट्रेडिंग प्लान है, ट्रेडिंग प्लान मस्ट नॉट बी स्टार्टेड अर्लियर 120 डेज बिफोर द डेट ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर। तो ये पब्लिक डिस्क्लोज होने के बाद मस्ट नॉट स्टार्टेड अर्लियर 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ प्राइस लिमिट की, तो देखो अब ये ट्रेडिंग प्लान जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना डिस्क्लोज करेंगे, तो इसका प्राइस क्या रहेगा। तो इसका जो प्राइस है, अगर आपको बाय करना है तो अप टू 20% हायर देन सच क्लोजर प्राइस, और अगर आपको बेचना है, सेल करना है, तो अप टू 20% लोअर ऑफ द क्लोजर प्राइस। तो अभी क्लोजर प्राइस कैसे निकलेगा, ये जो क्लोजर प्राइस है ना, ये ऐसे निकलेगा। देख अगर आपको ये ट्रेडिंग प्लान की डेट है तो इसके जो पिछला जो डेट हमारे, अगर ट्रेडिंग प्लान 15 जनवरी को है तो 14 जनवरी को हम क्लोजिंग जो प्राइस है हम उसे क्लोजिंग प्राइस जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो आपको ये जो क्लोजिंग प्लान है, जो क्लोजिंग प्राइस है, आपके ट्रेडिंग प्लान का जो पहले का डे है उसका आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो इस यहाँ पे स्ट्रक्चरल डेटाबेस इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, आपको एक करके जाना अच्छे से। तो देखो इसके बाद यहाँ पे एक कंसेप्ट है, देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो कंपनी की बोर्ड है उसको सुपरसीड कर सकती है, पर वो 6 में से ज़्यादा नहीं कर सकती। मान लेते हैं अगर कंपनी ने फ्रॉड किया है तो कंपनी के बिहाफ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेंगे, पर वो 6 में से ज़्यादा उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सेबी मस्ट सबमिट एनुअल रिपोर्ट विद इन 90 डेज ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेबी को जो है अपना एनुअल रिपोर्ट देना पड़ेगा 90 डेज के अंदर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में टू सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखो देखो अभी हमने बात की थी ट्रेडिंग प्लान के बारे में। देखो अभी ये जो ट्रेडिंग प्लान है, ठीक है, ये ट्रेडिंग प्लान मान अगर हमने की इशू किया था तो ये ट्रेडिंग प्लान फेल हो गया। ठीक है। ट्रेडिंग प्लान अगर फेल हो गया तो जो इनसाइडर है उसको कंप्लायंस ऑफिसर को 2 वर्किंग डेज के अंदर बताना पड़ेगा। देखो ये जो इनसाइडर है उसको 2 वर्किंग डेज के अंदर कंप्लायंस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो उसके बाद कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करेगा, और एक जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है उसको भी ये ट्रेडिंग प्लान फेल होगा ऐसे इन्फॉर्म करेगा। तो उसके बाद जो ऑडिट कमेटी है वो एक तो इसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। अगर ऑडिट कमेटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया है तो कंप्लायंस ऑफिसर शैल टेक नेसेसरी एक्शन अंडर द कोड ऑफ कंडक्ट। तो जो कंप्लायंस ऑफिसर है वो इंसाइडर के खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। देखो इसके बाद जो भी ये ट्रेडिंग प्लान है इनसाइडर के बारे में, तो कंपनी को क्या करना है, मेंटेन करना है रजिस्टर फॉर मिनिमम 5 साल तक। तो कंपनी क्या करेंगे, जितना भी इनसाइडर का ट्रेडिंग प्लान का ये है वो कम से कम 5 साल तक अपने रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो देखो गाइज अभी हमने जो है इनसाइडर के बारे में यहाँ पे पूरा ले लिया है। देखो ये सिर्फ इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कुछ आएगा। अगर आ जाएंगे तो आप आपके जो भी फैकल्टी के नोट्स है आप उससे ये कवर कर सकते हो, पर ये मैक्सिमम कंसेप्ट है जो कि बता रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम जो है सेबी एक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो अभी आपका ये जो सेबी एक्ट है, सेबी एक्ट आया था
देखो इसके अंदर आपको जो है सिर्फ पेनल्टी ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ तो देखो ये एक CIS स्कीम है, ये एक इम्पोर्टेंट है, पेनल्टी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो पेनल्टी, बस ये दो ही चीज इम्पोर्टेंट है। बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं, पर मैं बताने वाला हूँ आपको जो भी थोड़ा लग रहा है मुझको। तो सेबी एक्ट में एक सेबी बोर्ड है। तो इसके अंदर क्या होता है, 8 मेंबर रहते हैं, ठीक है। तो एक जो है वो चेयरपर्सन रहता है, और जो चेयरपर्सन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नॉमिनेट करता है। और चेयरपर्सन का ड्यूरेशन जो है वो 5 साल रहता है। हम उसको, और वो रीअपॉइंट के लिए एलिजिबल है, तो उसको जो मैक्सिमम एज है वो 65 ईयर्स ही है। हमने सेबी में पढ़ा था, सेबी में वो 70 तक था सेबी में, पर यहाँ पे 65 किया है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो 8 में से एक मेंबर चेयरपर्सन होगा, 2 मेंबर जो होंगे वो मिनिस्ट्री अपॉइंट करेंगे, एक मेंबर जो है वो RBI अपॉइंट करेगा, और जो 5 मेंबर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करने वाले हैं। और ये 5 में से जो 3 मेंबर है वो होल टाइम मेंबर होने चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी ये जो भी मेंबर को अपॉइंट करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसको ये टर्मिनेट भी कर सकते हैं, इन मेंबर को, चेयरपर्सन को टर्मिनेट कर सकता है, या फिर ये जो 5 मेंबर है इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट टर्मिनेट कर सकता है। पर उनको टर्मिनेट करने से पहले उनको 3 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी, और उनको 3 महीने की सैलरी इन लीव, मतलब उनको एडवांस सैलरी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन मेंबर को रिमूव भी कर सकता है। तो अगर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, पर उनको जो है ओनली आफ्टर ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वो कोर्ट के अप्रूव के बाद ही उनको निकल सकते हैं। तो रिमूवल आफ्टर, और उनको जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सेबी जो है अपने बुक्स को इंस्पेक्शन कर सकती है कंपनी के। तो उनका जो भी बैंक अकाउंट है वो प्रॉपर्टी फ्रीज कर सकते हैं, बट 90 डेज के ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर 90 डेज के ज़्यादा अगर उनको बैंक और प्रॉपर्टी फ्रीज लाइक फ्रीज करनी होंगी, तो उनको सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब स्पेशल कोर्ट से उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। यह है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। अगर मैं CIS स्कीम की बात करूँ, तो देखो CIS स्कीम में क्या होता है, जो इतना भी अमाउंट का पूल है वो क्रिएट होता है। अगर वो पूल अगर 100 करोड़ से ज़्यादा हो तो हम उसको CIS बोलेंगे, अगर ये सेबी के पास रजिस्टर नहीं है तो देखो कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय इन्वेस्टर और पूल यूटिलाइज पर्पज ऑफ स्कीम एंड अरेंजमेंट। कोई भी अगर इन्वेस्टर पूल क्रिएट करता है स्कीम एंड अरेंजमेंट के लिए, कंट्रीब्यूशन बाय इन्वेस्टर रिसीव, मतलब अगर प्रॉफिट आ रहा है, इनकम है, प्रोड्यूस कर रहा है, प्रॉपर्टी है, तो हम इन सबको CIS स्कीम बोलेंगे। बट इसमें जो है नॉट इन CIS, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें CIS कौन नहीं है। देखो ये यहाँ पे जो है ये सब बैंक है, मतलब कोऑपरेटिव हो गया, NBFC हो गया, निधि बैंक हो गया, चिट बिजनेस हो गया, तो इनको जो है हम इनको CIS नहीं बोलेंगे। उसके बाद पेंशन स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम है, मतलब जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, पेंशन, इंश्योरेंस, EPF, मिसलेनियस स्कीम और अदर नोटिफाइड स्कीम, मतलब यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे स्कीम है। उसके बाद कुछ ये 3 स्पेशल है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, सब्सक्रिप्शन ऑफ म्यूचुअल फंड, डिपॉजिट अंडर कंपनीज एक्ट, तो इनको हम CIS नहीं बोलेंगे। तो इनके अलावा जो भी होगा वो CIS आएगा, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे एक बोला है देखो डीम CIS, मतलब डीम CIS क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनी पुलिंग ऑफ फंड और एनी अरेंजमेंट, एनी स्कीम और अरेंजमेंट विच नॉट रजिस्टर विद सेबी, मतलब कौन सी भी स्कीम और अरेंजमेंट अगर सेबी के पास रजिस्टर नहीं है, और नॉट अकर इन एक्सेप्ट, अगर उसको कॉर्पोरेट जो अमाउंट है अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो हम इसको डीम CIS बोलेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम, क्योंकि इसमें डीम CIS क्या है, कौन किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद बात करो तो सेबी कैन, देखो सेबी जो है अपने डॉक्यूमेंट 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है कस्टडी में, और एक्सटेंड भी कर सकती है। देखो एक है सेबी जनरल फंड। तो देखो ये जो सेबी जनरल फंड है, देखो सेबी जनरल फंड जो है इसके अंदर जो भी पैसा आता है वो क्या आता है, ग्रांट से पैसा आता है, फीस या चार्जेस से पैसा आता है, ऑल सम ऑफ सर्विसेज से पैसा आता है।
ठीक है। और ये सेबी जनरल फंड का जो पैसा खर्च होता है, मतलब एक्सपेंस जो है वो सैलरी और रेम्यूनरेशन ऑफिसर के ऊपर है, एम्प्लॉय के कुछ मेंबर होंगे, या फिर जो सेबी का पर्पज है, सेबी के पर्पज के लिए या फिर ऑब्जेक्ट के लिए खर्च कर सकते हैं। देखो, और इसका जो ऑडिट है, ऑडिट सीएनएजी करता है। जो भी उसकी ऑडिट एक्सपेंस है वो भी सेबी बॉन्ड करता है। ऑडिट रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब जो सीएजी है, जो सीएजी अपना रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को इशू करती है। ठीक है। और ये जितने भी पेनल्टी रहती है सेबी की, ये आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है। मतलब ऑल पेनल्टी टू बी क्रिएटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अभी देखो एक सेटलमेंट का मतलब, अगर आपने किसी भी तरीके का क्राइम किया है सेबी के अंडर, तो अगर आपको सेटलमेंट करना होगा आउट ऑफ कोर्ट, तो देखो जितना भी सेटलमेंट का अमाउंट है माइनस डिस्गोज अमाउंट माइनस लीगल कॉस्ट, तो जितना भी अमाउंट ये आएगा ये सब क्रेडिट होगा आपके कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में। ठीक है। उसके बाद जो डिस्गोज जो अमाउंट है वो आईपीएफ में जाएगा। ठीक है। उसके बाद में बात करूँ तो पेनल्टी की, तो देखो देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है सेबी में। इसके ऊपर आपको कम से कम जो है, इसके ऊपर कम से कम 4 से लेके 6 मार्क का आपके एग्जाम में एमसीक्यू आता है। और ये जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इसको करके ही जाना है। इसके ऊपर आपको 100 मतलब 200% बोलता हूँ क्वेश्चन आने ही वाला है। देखो रिसेंटली जो है 15 एफ के ऊपर क्वेश्चन आता है, 15 जी पे क्वेश्चन आता है, 15 एच पे क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको इसको करके जाना है, इसको करके जाना है और इसको 101% करके जाओ, इसको स्किप मत करो। तो देखो ये जो सेबी की जो पेनल्टी है, मैंने यहाँ पे जिस प्रकार इसको लिखा है आपको इसी प्रकार इसको याद करना है। ये बहुत इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो तो स्टार्ट करते हैं। देखो तो सबसे पहले देखो सेबी की जो पेनल्टी है 15A, 15B, 15C, 15D, 15ABCD, तो इन सब के लिए एक ही पेनल्टी है, एक ही अमाउंट है। देखो जो 15A है, अगर आपने फेल किया है डॉक्यूमेंट में, रिटर्न में, बुक्स में, ठीक है। जो 15B है, अगर आपने किसी भी तरीके का एग्रीमेंट आपका फेल हुआ है। जो 15C है, अगर आपने अगर आपने कंपनी के जो इन्वेस्टर ग्रीवेंस का कंप्लेंट है, अगर आपने उसको हैंडल नहीं किए, उसके सॉल्व नहीं किए इशू, आप फेल हो गए सॉल्व करने को, तो उसकी में यही लगता है पेनल्टी। और जो 15D जो है, लाइक जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, और या फिर आप कोई भी टर्म जो है वो कैंसिल करते हो, फेल होते हो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के, तो आपको जो है मिनिमम 1 लाख का फाइन आएगा। 1 लाख पर डे का फाइन है और मैक्सिमम आपको 1 करोड़ तक का फाइन है। तो आपको याद रखना है कि 15ABCD को इतना फाइन कॉमन है। ठीक है। तो उसके बाद देखो 15ABCD EEA 15EA 15EB, तो इसमें 15E और 15EB इनको लिए सेम ही पेनल्टी है, मतलब 1 लाख से 1 करोड़ तक। तो 15E क्या है, अगर आप फेल करते हो कंप्लायंस रेगुलेशन में सेबी के कौन से भी, और तो 15EB है, लाइक अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हो या फिर रिसर्च एनालिस्ट हो, अगर आपने इसमें कोई भी फॉल्ट किया है तो आपको ये 1 लाख से 1 करोड़ तक की पेनल्टी देना पड़ेगी। अभी देखो अभी जो 15EA जो है, तो 15EA के लिए 15EA क्या है, अगर आप इन्वेस्टर फंड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, मतलब अगर आपका किसी भी प्रकार का रियल एस्टेट का अगर कोई एक्टिविटी है या फंड है, अगर आपने उसमें कुछ भी मतलब फेल किया है, तो आपको मिनिमम 1 लाख तक का फाइन है, 1 लाख पर डे का फाइन है। और आपको जो हायर फाइन है वो 1 करोड़ का और 3 टाइम्स ऑफ गेन है। देखो ये इसमें इम्पोर्टेंट है, आपको जो है कम से कम 1 करोड़ का 1 लाख का फाइन है और 1 करोड़ से लेकर 3 टाइम ऑफ गेन है और हायर है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद में बात को देखो ये इम्पोर्टेंट है सबसे पहले, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं 15F। देखो स्टॉक ब्रोकर, अगर आप कोई भी कंपनी का देखो स्टॉक ब्रोकर है, अगर स्टॉक ब्रोकर फेल हो गया, अगर स्टॉक ब्रोकर जो है देखो अगर स्टॉक ब्रोकर जो फेल हो गया है कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू करने में, तो उसको 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक का फाइन है। ठीक है। और अगर वो डिलीवरी देने में फेल हो गया है तो उसको भी 1 लाख से लेके 1 लाख पर डे का फाइन है और मैक्सिमम 1 करोड़ तक का। ठीक है। पर इसमें अगर आपने एक्सेस ब्रोकरेज लिया है,
ठीक है। अगर ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर फेल हो गया, उसने एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज किया है, तो आपको जो फाइन है वो मिनिमम 1 लाख है, और आपको जो मैक्सिमम फाइन है अप टू 5 टाइम्स ऑफ एक्सेस अमाउंट। ठीक है। तो आपको जो एक्सेस ब्रोकरेज है उसमें आपको 1 लाख और अप टू 5 टाइम्स ऑफ एक्सेस अमाउंट। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से करके जाना। उसके बाद देखो 15G, देखो जी फॉर घर का आदमी। आप ऐसे याद रख सकते हो, घर का आदमी मतलब घर का आदमी ने इनसाइडर ट्रेडिंग किया है। ठीक है। 15G, जी फॉर घर का आदमी। तो इनसाइडर ट्रेडिंग बाय यूपीएसआई, घर के आदमी ने यूपीएसआई में ट्रेडिंग किया है। इनसाइडर ट्रेडिंग डील्स इन यूपीएसआई, तो इसमें मिनिमम जो है 10 लाख है, यहाँ पे सब में 1 लाख है, यहाँ पे मिनिमम 10 लाख है, और इसमें मैक्सिमम जो है वो 25 करोड़ है, और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड है, विच एवर इज हायर है। ठीक है। मतलब मिनिमम 10 लाख और हायर ऑफ 25 करोड़, 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड। ठीक है। तो ये 15F और 15G ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए 15B के ऊपर, इसको भी आपको करके जाना है। ठीक है। उसके बाद 15H, एज की बात करो तो फेल टू मेक ओपन ऑफर और डिस्क्लोजर इन शेयर होल्डर और पे कंसिडरेशन। अगर आपने ओपन ऑफर में डिस्क्लोजर करना भूल गए तो आपके लिए ये, हाँ मैं डिस्क्लोजर करना भूल गया, हाँ मैं डिस्क्लोजर करना भूल गया। ठीक है। इसमें मिनिमम 10 लाख है, और जो मैक्सिमम हायर है वो 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड है। 10 लाख हायर और 25 करोड़ 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड है। ठीक है। उसके बाद देखो इसके में भी क्वेश्चन आते हैं 15H, फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और प्राइस मैनिपुलेशन। अगर मान लेते हैं आपने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया है और अपने प्राइस को जो है मैनिपुलेशन किया है, तो आपको कम से कम जो है 5 लाख का फाइन है, और जो मैक्सिमम फाइन है वो हायर है 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड। ठीक है। उसके बाद एक और आता है 15HHH, 15H AA। देखो 15H A और 15H AA, तो इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, तो 15H जो AA है, तो आपको लाइक HA और A लाइक हैक हो गया, कंपनी हैक हो गया। देखो कंपनी हैक हो गया, आप इसको ऐसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कंपनी हैक हो गया। ठीक है। साइबर आईटी डैमेज से भी सिस्टम, मतलब कंपनी का कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है वो हैक हो गया है, तो आप मिनिमम आपको 3 लाख का फाइन है, और मैक्सिमम जो फाइन है आपको 10 करोड़ से लेके 3 टाइम्स प्रॉफिट का फाइन है। ठीक है। मिनिमम 1 लाख और 10 करोड़ और 3 टाइम्स का प्रॉफिट विच इज हायर। तो तो देखो आपको इसको इस तरह से याद करना है। देखो 15ABCD, इसके लिए तो 1 लाख और 1 लाख पर डे मैक्सिमम 1 करोड़ है। देखो ई और ई भी तो सेम ही है। ई के लिए आपको ये 3 टाइम्स ऑफ गेन का याद रखना है। ठीक है। 15F में ये एक्सेस ब्रोकरेज का याद रखना है। 5 टाइम्स ऑफ, देखो इसमें जो है ना 5 टाइम्स ऑफ अमाउंट एक्सेस, 15H में जो है वही यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ ये है। ठीक है। देखो यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सेस है, तो यहाँ पे 5 टाइम के बदले आप यहाँ पे 5 लाख कर सकते हो। देखो 15 ये स्टॉक 5 टाइम्स 5 लाख, तो यहाँ पे मिनिमम 5 लाख है, ये याद रखिए। यहाँ पे 5 लाख है, और ये हैकर में मिनिमम 1 ही लाख है, पर यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी जो है ज्यादा है। यहाँ पे 10 करोड़ है, यहाँ पे 25 करोड़ नहीं है, 10 करोड़ है। 25 करोड़ यहाँ पे नहीं है, ये बात याद रखिए। यहाँ पे 10 करोड़ है, बाकी सब जगह पे 25 करोड़ 25 करोड़ है। ठीक है। ठीक है। इसको आपको याद करके जाना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, पेनल्टी हमेशा आती है एग्जाम में। ठीक है। देखो इसके बाद जो है ना, ये है अपना सिक्योरिटी एप्लीकेट ट्रिब्यूनल। इसके ऊपर मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसके ऊपर क्वेश्चन मतलब ये जो अपील का केस है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आ सकता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कितने दिन में होना चाहिए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो हाँ, यहाँ पे एक प्रोविजन है XBRL लगे में ऐसे डाला है, आपको पता होगा ना, ये XBRL रिपोर्टिंग रहता है, AOC फॉर्म में जाता है। तो ये एप्लीकेबल किसको, ये लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल होता है, मतलब ये सेबी का चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंसेप्ट डाला है XBRL। ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मतलब चांसेस कम है। पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा है, टर्न ओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनको XBRL एप्लीकेबल होता है। इंडिया जो फॉलो करते हैं उनको एप्लीकेबल होता है। इसमें हम किसको एक्सक्लूड करते हैं, तो NBFC, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हाउसिंग, इनको हम एक्सक्लूड करते हैं। तो GANL 1 है टू मेक कंपनी एक्टिव, मैंने यहाँ पे ऐसे डाला है, तो इसका आप इग्नोर कर सकते हो।
तो ये जो कंसेप्ट है सिक्योरिटी एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल, तो देखो ये क्या है, ये कंपनी का जितना भी सेबी रिलेटेड जो होता है उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उसके लिए ये है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है। तो ये जो सैट है, ठीक है, इसके अंदर जो है तीन लोग बैठते हैं, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जुडिशियल मेंबर है, टेक्निकल मेंबर। अभी देखो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जुडिशियल मेंबर है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है, ठीक है। इनका टेन्योर 5 साल रहता है। इसको हम री अपॉइंटमेंट कर सकते हैं मैक्सिमम 5 साल के लिए। इसका मैक्सिमम एज 70 साल तक रहता है, ठीक है, ये नॉर्मल ही है। देखो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो क्या है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है। और ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जिसको कि 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, ठीक है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखो जो जुडिशियल मेंबर है वो क्या है, वो जज ऑफ हाई कोर्ट है और उसको 5 साल के ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो देखो मुझे लगता है कि टेक्निकल मेंबर में आपको क्वेश्चन आ सकता है, जो टेक्निकल मेंबर है ना उसमें क्वेश्चन आ सकता है। देखो टेक्निकल मेंबर कौन हो सकता है, एक तो IAS ऑफिसर होता है जिसको कि 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, या फिर किसी भी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी वो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो इसको जो है, इसको जो अपॉइंट देखो टेक्निकल मेंबर को जो अपॉइंट करता है वो जो है वो सर्च कमेटी अपॉइंट करता है, ठीक है। टेक्निकल मेंबर को जो है वो अपॉइंट करता है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। तो इसका जो चेयरमैन होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है सैट का। मतलब इस सैट का जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, देखो ये जो सर्च कमेटी है, इसका सर्च कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो कौन है, वो सैट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है। इसमें 3 मेंबर रहते हैं, मतलब इसके अंदर 3 मेंबर है, एक इकोनॉमिक्स का रहता है, एक फाइनेंस का, एक लीगल का, ठीक है। इसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जैसे बता रहा हूँ। देखो अगर आपको इनको रिमूव करना होगा तो वही सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको अप्रूव लेना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। इनका टेन्योर खत्म हो गया तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, या फिर इसको किसने भी नहीं डिस्क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन है, इंस्टॉलमेंट बन गए, आप इसको निकाल सकते हो, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जैसे हमने पढ़ा था ना कि अपील का प्रोविजन, ये सब सेम वैसे ही प्रोविजन है। लाइक अगर कोई भी, लाइक अगर देखो अब वही हमने यहाँ पे सब पेनल्टी पढ़ा, ठीक है। अगर मान लेते हैं सब पेनल्टी हमने यहाँ पे पढ़ा है, अगर किसको लग रहा है कि नहीं ये पेनल्टी ठीक नहीं है, मुझे अपील करना है किसको, तो ये अपील जो है वो सैट में करेगा, ठीक है। तो ये अपील कहाँ पे करेगा, ये सैट में अपील करेगा। देखो जो भी एनी एग्रीड पर्सन, ऑफिसर हो गया, IRD हो गया, पब्लिक जो भी रिपोर्ट फाइनेंशियल हो गया, तो क्या करेगा 45 दिन के अंदर, या फिर जो भी एक्सटेंशन पीरियड है उसको सेट के लिए ऑर्डर करेगा। और जो सेट है वो कम से कम 6 महीने के अंदर अपील के जो है अपना ऑर्डर पास करेगा। और वो चाहे उसके बाद अगर उसके बाद वो जो है सुप्रीम कोर्ट को भी दे सकता है, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, अगर क्वेश्चन ऑफ जो भी ऑर्डर है उसमें अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। तो देखो इसके ऊपर जो है वो MCQ आ सकता है आपको, क्योंकि सेट का जो भी ऑर्डर है वो कितने दिन के अंदर कंप्लीट हो जाइए, तो आपको 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। देखो जी सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड बोर्ड हमने पहले ही पढ़ा था ये, कि वो 6 महीने तक बोर्ड को पावर रख सकता है। ये जो भी एनुअल रिपोर्ट होगा और 90 डेज ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को। एनुअल रिपोर्ट आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है स्पेशल कोर्ट के बारे में। देखो स्पेशल, हमने सेट पढ़ा था, यहाँ पे एक स्पेशल कोर्ट है। देखो ऑल ऑफेंसेस अंडर सेबी एक्ट, मतलब जितने भी ऑफेंसेस सेबी एक्ट के अंदर वो स्पेशल कोर्ट हैंडल करता है स्पीडी ट्रायल के लिए, जो कि सेबी एक्ट में है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। इसमें कंपोजिशन क्या है, इसमें एक सिंगल जुडिशियल होगा जो कि अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, ठीक है। इसका क्वालिफिकेशन जो है सेशन जज का होगा या फिर एडिशनल सेशन जज। तो इसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे मैं बता दिया कंसेप्ट के लिए। तो ठीक है, तो देखो गाइज हमने यहाँ तक आपका जो है, तो अगर हम बात करें तो हमने देखो यहाँ तक हमने आपका सेबी एडोडिया कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आपका ICDR हो गया है, आपका ICDR हो गया, इनसाइडर ट्रेडिंग का हमने प्रोविजन यहाँ पे रिवाइज किया है। ये जितने भी कंसेप्ट है ये सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसको 2-3 बार रिविजन करिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। ये सेट रूल हमने देखा है, इनसाइडर ट्रेडिंग देखा है, ये इसको करके जाना।
तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सेबी एक्ट हमने देखा, हमने यहाँ पे पूरे रिविजन किए हैं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट केस स्टडी है हम उसको यहाँ पे डिसीजन यहाँ पे हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो ये जो केस स्टडी है ये इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में केस स्टडी है। तो अभी हम शुरू करते हैं इस केस स्टडी के बारे में। ये जो है एग्जाम केस स्टडी है, ये स्पॉम एग्जाम में केस स्टडी आया था, मैंने यहाँ पे लिया है, आपको ये एग्जाम के हेल्पफुल है। देखो केस स्टडी क्या है, कृष्णा टॉय लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ टॉयज रेंजिंग फ्रॉम सॉफ्ट टॉय। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंक्लूडिंग करंटली कैटर नीड ऑफ चिल्ड्रन 3 years to 15 साल। ठीक है, इंगेजिंग ट्रेड ऑफ ऑनलाइन गेमिंग dominant of KTI, therefore sustained position market toy gaming industry। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। KTI started exploring opportunity for expansion and diversification। ठीक है, देखो यहाँ से केस स्टडी है जो कि अपनी स्टार्ट हो रही है। तो KTL ने क्या किया है, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, थ्रू इग्नोर मीन्स मिस्टर गोपाल। देखो इसमें कौन है, अभी मिस्टर गोपाल है। मिस्टर गोपाल कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है KTL का, अवेयर है एक्सपेंशन प्लान के बारे में। ठीक है, मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर रेजिंग फंड टू फाइनेंस फॉर MRA, मतलब KTR है अपने एक्सपेंशन के बारे में बता रहा है। तो इसमें गोपाल जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ठीक है, तो गोपाल ने क्या किया है, गोपाल विलन टू टेल टू मिस्टर जॉन एंड, गोपाल ने क्या किया है, जॉन को और जो है जेन को कम्युनिकेट किया है। ठीक है, गोपाल इज विलिंग टू टेल मिस्टर जॉन एंड मिस्टर जेन अबाउट द प्लान, बट मिस्टर जॉन होल्ड मैनेजर लेवल पोजीशन ऑफ KTL। तो ये मिस्टर जॉन है, ये कौन है, मैनेजर है। ठीक है, और जॉन होल्ड मैनेजर लेवल पोजीशन ऑफ KTL एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग लॉजिस्टिक, मतलब ये लॉजिस्टिक है। ठीक है, सप्लाई चेन, while मिस्टर जेन इज इनसाइडर ऑफ KTL। देखो ये जो है जेन, ये कौन है, अपना इनसाइडर है। ठीक है, ये अपना इनसाइडर है। ठीक है, मिस्टर, उसके बाद एक आता है मिस्टर इकबाल कौर। देखो ये इकबाल कौर है, ये कौन है, ये अवेलिंग क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम क्रेडिट एजेंसी, मतलब ये उस कंपनी, मतलब जो बैंक का होता है उसको कोई मेंबर होगा या पता वाले जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा है एसटी फाइलिंग के लिए। ठीक है, इस बार ये मिस्टर विद्यानाथ वेकेट ऑफिस ऑफ MD अराउंड 3 month अगो। देखो इसने क्या किया है, 3 महीने पहले अपने ऑफिस वेकेंट किया है विद्यानाथ ने। जैसे कि हमने पढ़ा था लाइक इनसाइडर में, जो भी एक्ट हो रहा है, लाइक आपका जो भी एक्ट होने वाला है, लाइक जो भी आपका एक्ट होगा इसके 6 महीने पहले का जो भी ऑफिसर एम्प्लॉई है वो हम उसको हम लेते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया है, 3 महीने में ऑफिस वेकेंट किया है। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद कौन है, मिस महिरा। ठीक है, ये जो है मिसेस महिरा जो है वो न्यू MD अपॉइंट हुई है। शी इज अनअवेयर ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। ठीक है, प्रिलिमिनरी डिसीजन एक्सपेंशन मूव ऑन ड्रॉपलेट डाउन। ठीक है, शी आस्क्ड मिस्टर गोपाल टू ब्रीफ हर व्हाई ही इज एंगेज अरेंजमेंट फॉर रेजिंग फंड। ठीक है, जनरल चलिए, द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग periodically quarterly financial statement need to be presented, interim dividend expected, डिक्लेयर एडिशनल सर्टन एजेंडा आइटम। ठीक है, मतलब ये सब बेसिक चल रहा है। तो देखो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। यू आर ए एक्सपर्ट बता रहा है कि आपको सेबी के लॉ का कंप्लायंस करना है, सेबी का ये इनसाइड रैंक है। तो ठीक है, अभी हम जो है, तो देखो अभी हम सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन को कैटर करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एडवाइस मिस्टर गोपाल with whom out of Mrs. Mahira, Mr. John, Mr. Iqbal, Mr. Jain can share the information pertaining to expansion plan of KTL which he possession। देखो तो अपना जो गोपाल है वो कौन है, अपना गोपाल जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और इसके पास जो है UPSI है, तो ये किसको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, तो इसके बारे में बताया है। तो इसके बाद क्वेश्चन दिया, देखो विथ ऑल ऑफ एनीवन, मतलब ये सबके साथ कर सकता है। विथ मिस्टर जैन एज इज इनसाइड ऑफ KTL, एज मिसेस महिरा ओनली ही इज MD, विथ महिरा एंड MD इकबाल कौर ओनली। तो इसकी आंसर, तो इसका देखो अभी जो गोपाल है, अगर मैं बात करूँ
तो देखो ये तो अपना कंपनी का ही बंदा था, और जो ये था जो जैन, वो तो इनसाइडर था, ठीक है। और इसमें इकबाल जो है वो भी क्रेडिट रेटिंग के लिए मतलब एक बैंक का ही, हम इसके साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद एक कंपनी की मनी को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। महिरा के साथ भी हम शेयर कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी वो सही आंसर है, ठीक है। विथ मिसेस महिरा एंड मिसेस इकबाल कौर ओनली, ठीक है। तो हम जो है महिरा और इकबाल कौर के साथ ही अपना यूपीएससी शेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो जैन जो है वो इनसाइडर है, ठीक है, जैन इनसाइडर है, ठीक है। सिवा में बात करूँ तो इन लाइट ऑफ द एजेंडा एस्टेब्लिश फॉर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आउट ऑफ फॉलोइंग थ्री सेट विच आर टू बी क्लासिफाइड एज ए प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो अपना इनसाइडर है उसके अंदर यूपीएससी में क्या क्या आता है। तो हमने पढ़ा था कि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आते हैं, डिविडेंड भी आते हैं, प्रपोजल एक्सपेंस। तो इसका आंसर भी डी रहेगा, तो इसके आंसर भी तीनों आएंगे, ठीक है। देखो इन केस KTL there are some who access the unpublished price sensitive information through either Mr. Gopal or being in influential position. Some Gopal already possesses such information shall be considered. According to you, who shall be considered insider as per regulation। मतलब हम किसको insider बोलने वाले हैं। तो देखो इसके अंदर हमने ये पढ़ा था, हमने insider की डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ी थी कि हम insider किसको बोलेंगे। देखो अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे हमने इनसाइडर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था इनसाइडर कौन है, कनेक्टेड पर्सन है और पोजीशन और हैविंग एक्सेस ऑफ यूपीएसआई, हम इसको इनसाइडर बोलेंगे, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूँ तो इस केस स्टडी के बारे में, तो देखो इसमें जो इनसाइडर है हम इसमें किसको बोलेंगे इनसाइडर। देखो इसमें कुछ कुछ ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन की बात करूँ तो देखो एवरीवन हु आइदर ऑन बोर्ड, तो देखो ये तो नहीं होगा। एवरीवन हु सो एवर हैविंग एक्सेस ऑफ, यहाँ पे सिर्फ एक्सेस की बात करी, पॉल्यूशन की बात नहीं की, यहाँ पे पॉल्यूशन की बात करी है। पर हमको ये दोनों चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो ए होगा, तो इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्ड द मिस्टर विदयनाथ हु वैकेट द ऑफिस ऑफ एमडी ऑफ केटीएल। तो इसके बारे में बात करूँ तो देखो आपका जो विदयनाथ था, अगर हमने अगर केस स्टडी बोले, देखो यहाँ पे जो विदयनाथ है उसने अपना ऑफिस वैकेट किया है 3 मंथ पहले, और वो अपना कंपनी का एमडी था, मतलब वो अच्छे मैनेजर पोजीशन में था। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक्ट होने से 6 महीने पहले हम जितने भी हम उनको कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो इस एमसीक्यू में, तो देखो ही नाइदर कनेक्टेड पर्सन नॉट इनसाइडर, मतलब ये तो नहीं होगा, ये आंसर तो नहीं होगा। ही इज अ कनेक्टेड पर्सन एज वेल एज इनसाइडर, देखो ये तो लग रहा है ही इज अ कनेक्टेड पर्सन बट नॉट इनसाइडर, कनेक्टेड पर्सन है बट इनसाइडर नहीं है। ही इज इनसाइडर बट नॉट कनेक्टेड पर्सन, तो ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर सी है कि देखो ये कनेक्टेड पर्सन भी है और इनसाइडर भी है, तो फोर्थ का राइट आंसर सी है, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा। देखो assume Mr. Gopal himself traded in shares of selected target company based upon the unpublished price sensitive information, मतलब इसके अंदर यूपीएससी है और ये ट्रेडिंग भी कर रहा है। ही पोजीशन ऑफ कैपेसिटी इनसाइडर मेड गेन ऑफ 6.25 करोड़, मतलब इसको गेन भी हुआ है 6.25 करोड़ का। तो इसको कितनी मैक्सिमम पेनल्टी हो सकती है, तो हमने पढ़ा था जो मैक्सिमम पेनल्टी है, लाइक हमने पढ़ा था कि 15G पढ़ा था, लाइक 15G, लाइक कंपनी के घर का बंदा जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग करता है। 15G की बात करूँ तो इसमें जो मैक्सिमम जो इसको पेनल्टी आने वाली है वो 25 करोड़ है, ठीक है। ही मेड 61 वैल्यू टोटल, तो इसको जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो 25 करोड़ तक होने वाली है, ठीक है। अगर हमने इसका भी 3 टाइम्स किया, लाइक अगर हमने 6 का अगर हमने 3 टाइम्स किया तो ये अराउंड 18 ही आ रहा है। तो इसका मतलब 18 करोड़ तो नहीं होगा, इसका 25 करोड़ ही राइट आंसर है। मैक्सिमम 25 करोड़ तक का इसको फाइन होता है। तो इसके संग हमने पहली केस स्टडी कर ली गई है। तो देखो इसके बाद जो केस स्टडी है वो आईसीडीआर के बारे में है। ये केस स्टडी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर हमने
कुछ कुछ केस बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखो ये केस स्टडी है आईसीडीआई के बारे में। पवन लिमिटेड ऑपरेट इन द एरोस्पेस सेगमेंट एंड प्लानिंग टू रोल आउट द, देखो इनको आईपीओ करना है, मतलब पवन लिमिटेड को आईपीओ करना है। वन ऑफ 12 डायरेक्टर वाज बार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग मार्केट, देखो मतलब इनके डायरेक्टर है को बार्ड किया है एक्सेस करने से मार्केट में। देखते ये आप एलिजिबल है कि नहीं आईपीओ के लिए। रिस्ट्रिक्शन वेर इम्पोज अपॉन प्रमोटर ग्रुप एज वेल, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी ऑफ पवन लिमिटेड, देखो सब्सिडरी कंपनी में डिफॉल्ट किया है पेमेंट का 9 मंथ तक का बोल रहे। फायर लिमिटेड अमंग द, देखो अभी ये जो पवन लिमिटेड है, ठीक है, देखो अभी मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है पवन लिमिटेड की बात करूँ, देखो यहाँ पे करते, देखो ये जो पवन लिमिटेड है, देखो इसमें एक जो है फायर लिमिटेड जो है, फायर लिमिटेड इज अमंग द मेजर सप्लायर, ठीक है, ऑफिसर कंसल्टेंट सर्विस बेस्ड इमरजेंसी स्पेस टेक्नोलॉजी इन एडिशन ट्रेडिंग सोलर एनर्जी डिवाइसेस literally which is listed entity here from some that compromise composite issue can be made of stock exchange। तो ये composite issue के बारे में बात कर रहा है, लाइक composite issue होगा तो composite शेयर इशू करेंगे। देखते हैं आगे। देखो he seek input from भावेश the company secretary regarding the types of security specified issue in way of such nature issue place to be composed together। He is not sure that promise to reverse such consult on the expert on the matter। तो यहाँ पे इसका कुछ बात करें भावेश की जो कंपनी सेक्रेटरी है, ये रूल्स के बारे में बात कर रहा है। फाइनली फायर लिमिटेड इशू द रेड प्रोस्पेक्टस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज वेयर इट इज सिक्योरिटीज नॉट लिस्टेड अर्लियर बट मेड डिवीजन प्राइस बैंड, डिवीजन इन प्राइस बैंड के बारे में बात कर रहे हैं। भावेश सजेस्ट द बोर्ड दैट दे नीड टू एक्सटेंड बिडिंग पीरियड फ्रॉम करंट 10 days। मिस्टर अलग आस्क्स हिम टू नीड एक्सटेंडेड ऑफ बिडिंग, मतलब बिडिंग का एक्सटेंड का बात चल रहा है। Unfortunately, True Limited failed to obtain listing trading permission from stock exchange। भावेश अवेयर ऑफ द रेगुलेशन रिफंड वेरिएबल। तो ये बात करूँ तो देखो एक्चुअली ये जो केस है ना, ये फेमस से भी कुछ रिलेटेड केस स्टडी पर मैंने उसको कट शॉर्ट किया है और इसको आईसीडीआई की इसमें बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ मैं, इन दिस रिगार्ड टू द एंटर ऑफ फायर लिमिटेड which is listed issuer to proceed with composite issue of the specified security advise Mr. Bhavesh and Alok what type of issue place। देखो अगर ये कंपोजिट की बात करें तो हमको जो है कम राइट हम ही देंगे, ठीक है। पब्लिक कम प्राइवेट, प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं आएगा, कम राइट अलॉटमेंट नहीं आएगा, बोनस कम राइट अलॉटमेंट, पब्लिक कम प्रेफरेंस, प्रेफरेंस तो नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर है पब्लिक कम राइट अलॉटमेंट, क्योंकि देखो इसको कंपोजिट इशू करना है तो ये पब्लिक कम राइट अलॉटमेंट करेगा। Which of the following option is representing the correct state of reason or disqualification due to which पवन लिमिटेड become ineligible। मतलब पवन लिमिटेड कब इनएलिजिबल बन सकता है आईपीओ के लिए। देखो आगे क्या बोले, अगर ये इशूअर जो है डायरेक्टर और प्रमोटर वो विलफुल डिफॉल्टर है, हाँ ये तो बरोबर है, मतलब ये सही है। इफ द इशूअर और एनी ऑफ द प्रमोटर ग्रुप ऑफ डायरेक्टर सेलिंग डिबार्ड है एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट, ये भी सही है। इफ एनी ऑफ द प्रमोटर डायरेक्टर इशू प्रमोटर डिबार्ड फॉर एक्सेसिंग, ये भी सही है। मतलब इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव है, मतलब राइट आंसर 4 है। मतलब ये तीनों कंडीशन अगर होंगी तो मतलब इन एलिजिबल है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। तो देखो रिगार्डिंग द डिवीजन मेड बाय फायर लिमिटेड इन द प्राइस बैंड इट शैल एक्सटेंड द बिडिंग पीरियड डिस्क्लोज इन द रेड प्रोस्पेक्टस। देखो यहाँ पे जो है रिवीजन की बात चल रही थी और हमने पढ़ा था रिवीजन जो है सिर्फ 3 दिन के लिए हो सकता है, तो इसका मतलब मिनिमम पीरियड ऑफ 3 वीक, मतलब इसका आंसर बी है, ठीक है। तो देखो तो इसके संग हमने 2 केस स्टडी सॉल्व कर ली है और अभी हम आईसीडीआई का भी केस स्टडी सॉल्व करने वाले हैं। हाँ तो देखो एक्चुअली गाइज ये जो केस स्टडी है ये सेबी प्लस फेमा का केस स्टडी है, ठीक है, फेमा, बट मैंने इस केस स्टडी को शॉर्ट किया है और सिर्फ सेबी का ही पार्ट रखा है। तो इसके अंदर फेमी का कंटेंट जो था मैंने उसको डिलीट कर दिया है। तो ये एक्चुअली केस स्टडी दोनों मिक्स का है, पर इसमें हम सिर्फ आईसीडीआई का ही फोकस करने वाले हैं। तो देखो अगर मैं बात करूँ इस केस स्टडी के बारे में तो XYZ जो लिमिटेड है
वो टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्लान टू रेज फंड थ्रू आईपीओ, मतलब इसको आईपीओ करना है। कंपनी फाइल ड्राफ्ट डीआरएसपी विथ सेबी स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। XYZ लिमिटेड हैज अप्लाइड फॉर प्रिंसिपल अप्रूवल लिस्टिंग शेयर्स बॉम्बे और नेशनल को, ठीक है। It has entered into agreement with NSDL for dematerialization. However, 10% of the promoter shareholders still in physical form. देखो, इन्होंने आईपीओ के अप्लाई किया है पर इसका 10% शेयर अब तक फिजिकल फॉर्म में है, तो ये नहीं होना चाहिए। इनको अपना जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। The company had earlier issued partly paid up share out of 5% remain partly paid, ठीक है। अब तक पार्टली पेड ही है, इनको फुल्ली पेड करना पड़ेगा। देखो ये क्या कर रहे, प्रपोज टू रेज 2000 करोड़ का आईपीओ बोल रहे, विच 1000 करोड़ फॉर प्रोजेक्ट, मतलब 2000 में से 1000 तो इस पे 600 करोड़ फॉर टारगेट कंपनी अनमार्क, ठीक है। 300 करोड़ फॉर, देखो जीसीपी के लिए बोला है। जीसीपी का हमने कम से पढ़ा था लाइक 25% तक का मतलब जीसीबी के 25, अभी बात करो 2000 का 25 मतलब 500, मतलब ये तो सर्टिफाई हो रहा है, ठीक है। सो करोड़ इज अलोकेटेड टू फॉर डेप्ट रीपेमेंट। फाइनेंशियली XYZ लिमिटेड वाज अर्लियर पार्टनरशिप, देखो मतलब ये XYZ लिमिटेड था, वो पहले पार्टनरशिप फर्म था। अप्रैल 22 में कन्वर्टेड इनटू कंपनी, मतलब मई में कंपनी हो गया। फाइनेंशियल 2022 में पार्टनरशिप बिजनेस वाज रीस्टेटेड एंड फॉर्मेट प्रिस्क्राइब कंपनी, मतलब इन्होंने अपना जो है रिशेड्यूल किया रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कंप्लेंस की, ठीक है। फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर, कैन XYZ लिमिटेड प्रोसीड विथ फाइलिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट व्हाइल प्रोमोटर स्टिल होल्ड 10%, मतलब क्या हम ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं कर सकते, क्योंकि अपना जो सिक्योरिटी है वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में पहले पड़ा था कि जो ऑल सिक्योरिटीज है वो अपने डीमटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तो नो, ऑल द प्रोमोटर शेयर होल्डिंग मस्ट बी डीमटेरियलाइज प्रायर टू फाइलिंग, तो इसका आंसर सेकेंड है, मतलब बी है। व्हाट हैपन टू द पार्टली पेड अप शेयर दैट रिमेन अनपेड, अगर पार्टली पेड अप है तो हमको उसको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा या फिर उसको फॉरफिट करना पड़ेगा, हमने पहले ही पढ़ा था इसमें। देखो तो इसका आंसर बी है। तो कोई कोई क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, ये एग्जाम का क्वेश्चन है बाय द वे, ये स्पॉम का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये स्पॉम एग्जाम क्वेश्चन है, आपको उसको देख के जाना है, ठीक है। उसके बाद आउट ऑफ 2000 करोड़ का प्रपोज रेज 300 करोड़ इज जीसीपी, इज रिक्वायरमेंट अमाउंट बीइंग रेज बाय इशूअर, ठीक है। कंप्लाई हो रहा है क्या, तो कंप्लाई तो देखो 2000 करोड़ का अगर बात करूँ तो इसका अगर 25% किया हमने तो ये कितना आता है, ये 500 करोड़ आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये 25% लिमिट इज सेटिस्फाई, मतलब इसका आंसर ए, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। XYZ लिमिटेड वाज अर्लियर ए पार्टनरशिप फर्म, कैन इट्स फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कंसिडर फ्रॉम आईपीओ एलिजिबिलिटी, हाँ मतलब क्या ये XYZ लिमिटेड वाज अर्लियर ए पार्टनरशिप फर्म, कैन इट्स फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी कंसिडर आईपीओ, हाँ ये कर सकते हैं। उनको सिर्फ जो अपना जो फाइनेंशियल है वो रजिस्टर करना पड़ेगा, बस ये इतना ही है। जैसे आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, मतलब हमने पढ़ा था कि मतलब वो कर रहे हो तो उनको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद अगली केस स्टडी अपने पास आ रही है, वो आ रही है एलोडिया के बारे में, ठीक है। तो हम इसके बाद इस केस स्टडी को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, एलोडिया के केस स्टडी के बारे में। तो देखो इसमें है ना, एक्चुअली ऐसा कुछ बड़ा नहीं है इस केस स्टडी में, मैं आपको डायरेक्ट जो एमसीक्यू है वही बताने वाला हूँ। तो इस केस स्टडी में आप पढ़ सकते हो, इसमें ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। इसमें बताया कि उन्होंने कंपनी फॉर्म किया है, ऐसा एक्सेट्रा वगैरह, गुड़गांव में उनका कैपिटल इतना है, ऑथराइज कैपिटल इतना है, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको डायरेक्ट दिखा जाएगा, आपको एमसीक्यू पढ़ा तो भी आपको उसका आंसर आ जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, एज सीन फ्रॉम द अबव सिनेरियो डायरेक्टर ऑफ रोबस ऑटो लिमिटेड प्लानिंग टू गो फॉर आईपीओ, ठीक है। लॉन्चिंग पब्लिक ऑफर ऑफ इश्यू साइज ऑफ 80 करोड़, मेंटेनिंग द एवरेज प्रॉफिट विच ऑप्शन, मतलब अगर मतलब इनको आईपीओ चाहिए और इनको कम से कम कितना एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट जो है वो 15 करोड़ को चाहिए, 15 करोड़ से ज़्यादा होगा तो ही आप आईपीओ के लिए एलिजिबल हो। तो देखो इशू साइज 80 करोड़, 80 करोड़ तो नहीं है,
उसके बाद बात करें जो 80 करोड़ तो नहीं है, 80 करोड़ भी नहीं है। इन ऑर्डर टू देखो यहाँ पे क्या बोला है 15, देखो इन ऑर्डर टू यहाँ पे क्या बोला है, देखो 25 करोड़ एक बोला है, बोनस में एवरेज प्रॉफिट बोला है। देखो यहाँ पे कैलकुलेट देखो 10 करोड़ तो नहीं है, 20 करोड़ भी नहीं है, 15 करोड़ है। रजिस्ट्रेटेड ड्यूरिंग द, देखो यहाँ पे 5 ईयर्स का बोल रहा है, तो आप लोग को 5 साल का नहीं, आपको सिर्फ 3 साल का चाहिए। देखो 3 ईयर्स मतलब आपका 15 करोड़ से ज़्यादा आपको ऑपरेटिंग, देखो एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 15 करोड़ एंड 3 ईयर्स, तो इसका आंसर डी है। इसका आंसर ये नहीं है, यहाँ पे 5 साल बोला है, तो इसका आंसर डी बराबर है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको एमसीक्यू से आपको आंसर बन जाएगा, एमसीक्यू रीड करने के बाद। तो स्टार लेदर हैज also opted to allot equity share in excess of equity share offered in public issue as a post listing. The correct nomenclature by which kind of option is known dipping in user सेबी। तो देखो इसमें क्या किया है, स्टार हेल्थ है उसने अलॉट किया इक्विटी शेयर, एक्सेस किया है इक्विटी शेयर ऑफर पब्लिक इशू में एज ए पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो जैसे मैंने बोला था प्राइस स्टेबलाइजेशन जो है इसमें ग्रीन शू ऑप्शन का आ रहा है, बट यहाँ पे जो आईसीआई ने जो है वो इसका ऑप्शन एज ए टू मार्क किया है। मतलब अगर आप बात करें तो टू जो देखो इसमें रेड शू ऑप्शन का एक ऑप्शन है, पर जो ये जो ऑप्शन है रेड शू ऑप्शन ये आपके स्टडी मटेरियल में किधर भी नहीं है, मतलब ये स्टडी मटेरियल में आपको किधर नहीं मिलेगा रेड शू का ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से इसका जो ऑप्शन है वो ग्रीन शू होना चाहिए, ग्रीन शू ऑप्शन। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए इस केस स्टडी के बारे में। पर इसमें आईसीआई का ऑप्शन जो है उन्होंने रेड शू ऑप्शन दिया है, बाद में मैंने रेड शू ऑप्शन जो है वो चैट जीपीटी से भी निकाला है, पर ये कंसेप्ट जो है आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है। नॉट, अगर बता चाहूँ कि ये जो कंसेप्ट है वो आपके नॉट नॉट इन स्टडी मटेरियल, तो ये कंसेप्ट आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, पर मैंने इसको लिया है चैट जीपीटी से। रेड शू ऑप्शन अप्रूव मैकेनिज्म यूज आईपीओ स्टेबलाइज द शेयर प्राइस। रेड शू ऑप्शन इज सेविंग मैकेनिज्म अलाउइंग अंडरराइटर टू ओवरऑल सेल्स। तो इस ये जो पूरा ये देखो ये जो पूरा केस स्टडी है इसके बारे में किसी बताया नहीं गया अंडर राइटिंग के बारे में। तो मुझे समझ तो मतलब अगर आपको इस केस स्टडी के बारे ये जो क्वेश्चन भी है अगर आपको पता रहेगा तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो इसका क्या लॉजिक है। मुझे तो इसका ऑप्शन ग्रीन शू ही लग रहा है। प्रिवेंट शार्प फॉल इन शार्प प्राइसिंग, देखो यहाँ पे प्रिवेंट शार्प फॉल लिखा है, और यहाँ पे अगर बात करें तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है एक्सेस लिखा है। अगर मैं एक्सेस की बात करूँ तो एक्सेस के लिए आपको ग्रीन शू का ही ऑप्शन बरोबर है, तो इसका करेक्ट आंसर ग्रीन शू ऑप्शन ही है। ठीक है, वही बताया गया मैक्सिमम लिमिट 15 या 30 दिन में खत्म होना चाहिए। अगर ये बात करूँ ग्रीन शू की ऑप्शन की, देखो हमने एक कंसेप्ट जो है यहाँ पे डिस्कस किया था ग्रीन शू के ऑप्शन के बारे में, अगर आपको पता होगा तो एक ही मिनट है। तो देखो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे मैं लिखा है ग्रीन शू ऑप्शन, ये भी वैसे 50% ऑफ इशू प्राइस 30 दिन से नहीं होना चाहिए, तो ये उसके बारे में ही बता रहा है। तो इसका आंसर मुझे लगता है ग्रीन शू होना चाहिए। तो देखते हैं अगर आपको पता होगा तो आप मुझे बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या है। तो अगर तो ठीक है, यहाँ तक आपका जो है पूरा हो जाता है सेबी का रिवीजन। तो गाइज अगर आपको ये कैसा लगा, अगर आपको ये सेबी का रिवीजन अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनको ये शेयर कीजिए। और इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प हुई मुझे आप बता दीजिए। अगर आप पास हो गए हो तो ये आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा इस वीडियो के बारे में, और आपको कोई भी अगर नए वीडियो चाहिए होंगे तो आप मुझे जो है इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको कोई भी नए कंसेप्ट पर चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकते हो। और थैंक यू वेरी मच अपने इस वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच, और आप सभी को स्पॉम के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। तो बाय बाय गाइज, थैंक यू वेरी मच।